हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों। तो आज अपन हमने रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक सीरीज के अंदर पहुंच चुके हैं, दैट इज बैंक ऑडिट। सर जिनको नहीं पता, अपनी चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रट्टाफिकेशन एंड निमोनिक सीरीज। सर क्योंकि ना दिक्कत ये होती है कि आईसीआई जब तक अपन एग्जैक्ट लैंग्वेज ना लिख दे, एग्जैक्ट कीवर्ड और हेड पॉइंट ना लिख दे, तब तक आईसीआई हमको मार्क्स ही नहीं देता। दिक्कत सबसे बड़ी आईसीआई ने यही करी हुई, ये कटु सत्य है। तो इसीलिए अपनी बच्चों की रिक्वेस्ट से समझ तो हम एक बार गए हैं, आप इनको को रटवा दोगे क्या पूरा? हाँ जी। तो हमने रट्टाफिकेशन निमोनिक सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम आपको हर एक चैप्टर खून में डाल देंगे। मैं वापस से बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा आप बिना समझे एग्जाम में चले जाओ, ऐसा मेरा बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। समझना आपको पड़ेगा। आई होप आप एक बार समझ के आ चुके हैं चैप्टर, उसके बाद ही आप इधर आए हैं, तो अपन खून में डाल देंगे सब कुछ, ठीक है। और नहीं सर हमको समझना भी है साथ में, रटना भी है, समझना भी, दोनों साथ करना है, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे बैचेस रेफर कर सकते हो, जिसमें हमने रटवाया भी है, समझाया भी है, ठीक है सर। तो अभी मैं आपको होप कर रहा हूं कि आप एक बार पढ़ के आ चुके हो, अपन रटने पे पहुंच जाते हैं। तो सर ये आ जाइए अपने नोट्स पे। तो सर चैप्टर 14.1 दैट इज सर बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट का सर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है या फिर फर्स्ट टॉपिक आता है सर, क्यों बैंक की जो बैंक के कैरेक्टरिस्टिक है वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक से डिफरेंट है। तो सर तुम देखो, याद करो, बैंक से एक एसबीआई बैंक होता है, एक एसबीआई बैंक होता है जो कि गवर्नमेंट बैंक है, एक एसबीआई बैंक है जो गवर्नमेंट बैंक है। वैसे सेम एक और बैंक होता है, एक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, पोस्ट ऑफिस। क्या होती है सर? पोस्ट ऑफिस। तुम इमेजिन करो, एक तो एसबीआई बैंक में घुस रहे हो, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, एसी एसी चल रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लगता है, थोड़ा फील थोड़ा ठीक आता है बैंक में घुस के अपन को, एसबीआई बैंक में, ठीक है। यही तुम पोस्ट ऑफिस में घुसो, पूरा कचरा पट्टी हुई भी होती है, फंके सही से नहीं चल रहे होते, यही सीन होता है ना। तो वही तो है कि बैंक में और उसमें पोस्ट ऑफिस में क्या डिफरेंस था, मतलब बैंक में और अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस था। बैंक के अंदर एसी था, बैंक के अंदर एसी था, इसलिए आर वी फीलिंग कॉल्ड, हमको कॉल्ड लगी, हमको कॉल्ड लगी। अरे सर क्या 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 गंदा एग्जाम्पल देके याद कराया, पर हाँ मैं मानता हूं, पर वही वही तुमको एग्जाम में याद आएगा। तब भी तुमको क्वेश्चन आएगा कि क्यों बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं अदर कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस से। तो तुमको देखना है आर वी फीलिंग कॉल्ड, बैंक के अंदर अपन को कॉल्ड लगेगी, आर वी फीलिंग कॉल्ड, बैंक के अंदर अपन को कॉल्ड लगेगी, आर वी फीलिंग कॉल्ड, बैंक के अंदर अपन को कॉल्ड लगेगी, बैंक के अंदर अपन को कॉल्ड लगेगी, आर वी फीलिंग कॉल्ड, बैंक के अंदर अपन को कॉल्ड लगेगी, आर फीलिंग कॉल्ड, क्योंकि उधर एसी होते हैं और पोस्ट ऑफिस में एसी नहीं होती। तो आर वी फीलिंग कॉल्ड से इसके अंदर आर और वी से है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बैंक के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, बैंक के अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। वी से वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ मॉनेटरी आइटम, बैंक के अंदर कैश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं, वॉल्यूमिनस। आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। वी से वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ मॉनेटरी आइटम, वी से वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ मॉनेटरी आइटम, वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ मॉनेटरी आइटम। आर वी फीलिंग कॉल्ड, COLD, आर वी फीलिंग कॉल्ड, COLD। सी से कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, आईटी सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल और आईटी सिस्टम, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और आईटी, मतलब कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम होता है बैंक का, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम आईटी सिस्टम होता है। COO से ऑफ बैलेंस शीट आइटम बैंक में बहुत ज्यादा होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह, मतलब सिग्निफिकेंट कमिटमेंट विदाउट ट्रांसफरिंग एनी फंड, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम बहुत ज्यादा होता है। एल से लोकेशन, मैं एक एटीएम से पैसे निकालता हूं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से ऑटोमेटिक पैसे निकल जाते हैं, ठीक है ना। देखो मैं वापस समझाने नहीं जा रहा, मैं दूसरे एटीएम से ऑटोमेटिक नहीं निकलते, दूसरे एटीएम में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजेक्शन, किसने रुपए निकाल दिए, ठीक है। तो एक लोकेशन पे इनिशिएट होता है ट्रांजेक्शन, दूसरे के रिकॉर्ड हो जाता है। देखो मैं समझाने पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, हो सकता है मैं बोलते वक्त, याद कराते वक्त तुमको मतलब कुछ और बता दूं और असली में मतलब कुछ और है, पर वो याद कराने के लिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज केवल रटने के पर्पज से चल रही है सर, हमको समझना भी है, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे बेचेस रेफर कर लो, जिसमें अपन ने समझा भी है, रटा भी है, ठीक है। और समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, वरना एमसीक्यू के सिनेरियो नहीं होंगे। तो सर आर वी फीलिंग कॉल्ड, COLL से एक लोकेशन पर ट्रांजेक्शन करा, दूसरे की ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए। डी से डायरेक्ट इनिशिएशन, डायरेक्ट इनिशिएशन की एक ट्रांजेक्शन, मतलब कस्टमर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन खुद से कर सकता है बिना किसी बैंक एम्प्लॉइज की मदद से, खुद से वो पैसा एटीएम से निकाल सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकता है, खुद कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सर क्या डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ सर अदर ऑर्गेनाइजेशन और बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक के अंदर सर एसी होता है, बैंक के अंदर एसी होता है, तो वहां पे कॉल्ड लगती है, वहां पे हमको कॉल्ड लगती है, आर वी फीलिंग कॉल्ड। क्या बोला भैया? आर वी फीलिंग कॉल्ड, आर वी फीलिंग कॉल्ड। आर से रेगुलेटरी कंप्लायंस ज्यादा होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वी से वॉल्यूमिनस नंबर ऑफ मॉनेटरी आइटम, वॉल्यूमिनस नंबर ऑफ मॉनेटरी आइटम्स ऑफ वॉल्यूम, मॉनेटरी आइटम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, आर वी। आर से रेगुलेटरी, वी से वॉल्यूमिनस, आर से रेगुलेटरी, वी से वॉल्यूमिनस। भाई मैं रिपीट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं मेरे को खुद के याद कर लेके नहीं कर रहा होता हूँ, तुमको याद कराने के लिए कर रहा होता हूँ, तो साथ साथ बोला करो अगर मैं कोई चीज रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जा रहे हो आप बेहोश पड़े पड़े। हाँ, आर वी फीलिंग कॉल्ड, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वी से वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस ऑफ मॉनेटरी आइटम, वॉल्यूमिनस मॉनेटरी आइटम ज्यादा होता है, कॉल्ड, COLD
सी COLD, सी से कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम और अकाउंटिंग वगैरह, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स होती है, अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल वगैरह कॉम्प्लेक्स होते हैं, अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल और आईटी सिस्टम कॉम्प्लेक्स 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 होता है। COLD, ओ से ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ओ से ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ओ से ऑफ बैलेंस शीट आइटम। L से लोकेशन, लोकेशन लोकेशन, इनिशिएट एक लोकेशन पे होता है, रिकॉर्ड दूसरी लोकेशन पे हो जाता है। डी से डायरेक्ट, डायरेक्ट कर सकता है कोई भी पूरा ट्रांजेक्शन विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द बैंक एम्प्लॉइज। ठीक है। आर वी फीलिंग कॉल्ड, आर वी फीलिंग कॉल्ड। आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वी से वॉल्यूमनस, सी से कॉम्प्लेक्स होता है आईटी सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह, ओ से ऑफ बैलेंस शीट आइटम, एल से एक लोकेशन में जनरेट होता है, दूसरी लोकेशन पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, डी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है। स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन क्या होता है बैंक की केस के अंदर कि मेरे को स्पेशली क्यों ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल ध्यान क्यों रखना पड़ेगा बैंक ऑडिट करते वक्त? क्योंकि भाई अब तुम देखो, डॉक्टर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इंजीनियर होता है, इन सब में से स्पेशल ध्यान रख के काम कौन करता है? डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर कोई कैजुअल कोई भी काम नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई ऑपरेशन हुआ, अंदर गया, चीर फाड़ करके, चीरा फाड़ा करा, सर्जरी करी, चुपचाप बिल्कुल यूं हवा में आ गया बिल्कुल कैजुअली। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशल कंसिडरेशन रखना पड़ता है कोई भी काम करते हो और कुछ करते हो। तो डॉक्टर, डॉक्टर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन, कौन स्पेशल ऑडिट पे स्पेशल ध्यान कौन रखेगा, स्पेशल कंसिडरेशन कौन करेगा? डॉक्टर, डॉक्टर वीपीएन कौन करेगा? डॉक्टर वीपीएन कौन करेगा सर? डॉक्टर वीपीएन कौन करेगा? डॉक्टर वीपीएन कौन करेगा? डॉक्टर वीपीएन, डॉक्टर वीपीएन। सो सर वही डिपेंडेंस ऑन आईटी सिस्टम, ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम वगैरह होते हैं। डी आर, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऊपर भी अपन ने पढ़ा था रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। वीपीएन, वी से ऊपर अपन ने पढ़ा था वॉल्यूमनस, सेम वो का वही है, वॉल्यूमनेस मतलब स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर मतलब वॉल्यूमनेस टाइप हो गया वो। ठीक है ना। आर वी फीलिंग नहीं, इसमें डॉक्टर वीपीएन, वी से वॉल्यूमनेस, पी से पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन। वीपीएन, एन से न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, आए दिन कुछ ना कुछ न्यू चीजें ले आती है बैंकिंग वगैरह, कभी इंश्योरेंस ले आए, कभी पॉलिसी ले आए, कुछ भी ले आता है वो। ठीक है। तो सर स्पेशल ध्यान कौन रखता है इसके अंदर? स्पेशल मतलब स्पेशल ध्यान कौन रखता है? हमेशा स्पेशल कंसीडरेशन रखता है डॉक्टर। कौन रखता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर वीपीएन कौन है यहाँ पे अपना? डॉक्टर वीपीएन कौन है अपने यहाँ पे? डॉक्टर, अपना डॉक्टर है डॉक्टर वीपीएन। डी से डिपेंडेंस होते हैं आईटी पे, आईटी पे डिपेंडेंस होते हैं। डी आर, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। वी से वॉल्यूमिनस मतलब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, वॉल्यूमिनस मतलब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होते हैं। पी से पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएट होती है, वी पी एन, पी से पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएट होती है, पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएट होती है ट्रांजेक्शन पे, पी से पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएट होती है ट्रांजेक्शन पे। एन से न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एन से न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बैंक आए दिन लाता रहता है, इसलिए अपन को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रखना है। ठीक है सर। अब वापस से स्पेशल कंसीडरेशन तुमको आईटी इन्वायरमेंट में क्या रखना है जब आईटी ऑडिट वगैरह करोगे बैंक के अंदर? तो इसके अंदर सारा गेम चलता है ऑथोराइज और अनऑथोराइज, ऑथोराइज अनऑथोराइज। कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो ऑथोराइज होना चाहिए, अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन हो ऑथोराइज होना चाहिए, अनऑथोराइज नहीं। केवल इस पे दो ही वर्ड है, ऑथोराइज अनऑथोराइज, ऑथोराइज अनऑथोराइज। कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऑथोराइज होना चाहिए, अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी अकाउंट मास्टर बैलेंस वो कोई भी मॉडिफाई नहीं होगा, अकाउंट का मास्टर हो बैलेंस कोई भी मॉडिफाई वगैरह नहीं होगा जब तक कोई ऑथोराइज बंदा ना कर दे। मतलब कोई भी अनऑथोराइज अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए प्रोग्राम में। ऑथोराइज बंदा ही करेगा कोई भी अमेंडमेंट करेगा, अनऑथोराइज बंदा नहीं करना चाहिए, अनऑथोराइज बंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखो साथ में आईटी इन्वायरमेंट है, आईटी सिस्टम अपन क्यों लगाते हैं? क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए, सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर कोई काम मैनुअल हो रहा है, मैनुअल की गलती से कोई काम ऑटोमेटिक नहीं हुआ, मैनुअल हुआ, मतलब ये एक तरह का एक्सेप्शन है, मतलब ये एक तरह का एक्सेप्शन है। आईटी सिस्टम अपन क्यों लगाते हैं भाई? क्वेश्चन आया कि आईटी सिस्टम में तुमको स्पेशल ध्यान क्यों रखनी है? तो आईटी सिस्टम अपन क्यों लगाते हैं कि सारा काम ऑटोमेटिक हो, कोई भी काम मैनुअल ना हो, कोई भी काम मैनुअल ना हो। अगर कोई भी काम मैनुअल हुआ मतलब वो एक्सेप्शन हो गया, मतलब वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक है ना। तो जो भी काम मैनुअल हुआ हो या एक्सेप्शन रिपोर्ट हो वो भी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड। कोई भी कैलकुलेशन मैनुअल हुई है तो वो ऑथोराइज होनी चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन रिपोर्ट है वो टाइमली ऑथोराइज होनी चाहिए। तो सब जगह ऑथोराइज अनऑथोराइज ही, इस पे पूरे आंसर में ऑथोराइज अनऑथोराइज है। ठीक है। तो कोई भी रिपोर्ट अगर मैनुअल है तो ऑथोराइज होनी चाहिए, या एक्सेप्शनल रिपोर्ट है तो वो ऑथोराइज होनी चाहिए। लास्ट के 2 पॉइंट। कोई भी चार्जेस अगर मैनुअली कैलकुलेट करे तो ऑथोराइज होने चाहिए, कोई भी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है तो वो ऑथोराइज होनी चाहिए। तो इसको अपन ने कैसे याद करा सर? 2 पॉइंट नीचे के कि आईटी सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो आईटी सिस्टम लगाते ही क्यों अपन कि सारा काम ऑटोमेटिक हो, सारा काम ऑटोमेटिक हो। अगर कोई काम मैनुअली हो रहा है, अगर कोई काम मैनुअली हो रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्शन है, अगर कोई काम मैनुअली हो रहा है इसका मतलब वो एक्सेप्शन है, तो वो दोनों ऑथोराइज होना चाहिए। मैनुअल काम और एक्सेप्शनल काम ऑथोराइज होना चाहिए। तो चार्जेस जो भी मैनुअली कैलकुलेट करे वो ऑथोराइज होना चाहिए और एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन भी ऑथोराइज होने चाहिए। तो सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट अपन ने पढ़े थे ऑथोराइज अनऑथोराइज, नीचे भी पढ़े अपन ने ऑथोराइज ऑथोराइज।
कि मतलब सारा कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह हो, कोई भी अकाउंट बैलेंस वगैरह मॉडिफिकेशन हो तो ऑथोराइज होना चाहिए, कोई भी अनऑथोराइज अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। नीचे के दो भी अपन ने यही पढ़े आईटी सिस्टम से बना के कि कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन हुई मतलब वो एक्सेप्शन था तो वो ऑथोराइज होना चाहिए। और एक और पॉइंट याद कर लो, मैंने कहा हुआ है मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने, क्योंकि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है और 1 पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, पर पढ़ने सारे क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, पर अभी अपन याद कर रहे हैं तो 5 पॉइंट याद कर लो। तो ऑथोराइज अनऑथोराइज एक और देख लो कि डाटा की प्रोसेसिंग भी ऑथोराइज होनी चाहिए, डाटा की प्रोसेसिंग भी बिल्कुल ऑथोराइज एक्यूरेट होनी चाहिए, डाटा की प्रोसेसिंग भी ऑथोराइज एक्यूरेट होनी चाहिए। सर ये हो गए। उसके अलावा भी अगर तुमको कुछ देखना हो तो ये 2 पॉइंट और अलग से है, तुमको इच्छा हो तो देख लेना कि सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और एक्सेस कंट्रोल, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है सर, हो गया ये वाला। तो ऑथोराइज अनऑथोराइज का गेम चल रहा है पूरा, ऑथोराइज अमेंडमेंट वगैरह होने चाहिए, अनऑथोराइज अमेंडमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। लास्ट के 2 पॉइंट अपने पढ़े, मैनुअल एक्सेप्शन वाला भी ऑथोराइज होना चाहिए, मैनुअल रिपोर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट, मैनुअल चार्जेस या एक्सेप्शन रिपोर्ट। ठीक है, और एक और डाटा की प्रोसेसिंग भी ऑथोराइज होनी चाहिए। और कुछ भी और एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट याद करने तो एसओडी होना चाहिए, सिग्रीगेशन ड्यूटी और एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। तो अपन ने पढ़ा कि बैंक की क्यू कैरेक्टरिस्टिक दूसरों से अलग होती है क्योंकि अपन वहाँ पे आरबी फीलिंग कॉल्ड होता है, आर से रेगुलेटरी होता है, बी से वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन होता है, सी से कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम वगैरह होता है, ओ से ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, एल से लोकेशन एक दूसरी अलग होती है, रिकॉर्ड अलग होता है, ट्रांजेक्शन दूसरी होगा, रिकॉर्ड अलग होगा, डी से डायरेक्ट इनिशिएट कस्टमर खुद कर सकता है, स्पेशल ध्यान क्या रखता है डॉक्टर वीपन करता है, डी से डिपेंडेंस और आईटी सिस्टम होता है, वी से वॉल्यूमिनस मतलब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होता है, वीपीएन वी डॉक्टर डी आर हो गया, रेगुलेटरी का वी हो गया, पी एन पी से पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क, और एन से न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाते रहते हैं। यहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन क्यों होती है ये भी अपन अभी जस्ट पढ़ा है। लीगल फ्रेमवर्क कौन कौन से लगते हैं बैंक पे, मैं याद कराने लायक नहीं, इस पे याद कुछ नहीं कराऊंगा भाई। बैंक का नाम आएगा तुमको तो जो भी बैंक से नाम से जो भी एक्ट याद है सब लिख देना। बैंक के नाम से तुम्हारा सबसे पहले याद आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनेगा। बैंक के माई बाप कौन होते हैं, मम्मी पापा कौन होता है, बैंक के मम्मी पापा होते हैं आरबीआई, बैंक के मम्मी पापा कौन होता है आरबीआई, तो आरबीआई एक्ट। बैंक के नाम से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट याद आएगा, फिर बैंक के मम्मी पापा कौन होते हैं आरबीआई, बैंक के नाम से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंक के मम्मी पापा कौन होते हैं आरबीआई। ऐसे ही 2 तरह के बैंक कौन से होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। ये शहरों में होता है, गांव में होता है, ऐसे याद कर लो, ये शहरों में होता है, गांव में होता है। शहरों में होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गांव में होता है रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। शहरों में होता है एसबीआई बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गांव में होता है रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 4 ही हो गए, और बाकी जो भी होते हैं पीएनबी लिमिटेड है, एसबीआई भी लिमिटेड है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कंपनीज है, तो उस पर कंपनीज एक्ट भी लगेगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट तुम्हारे ऐसे ही याद हो गए हैं। और फिर भी और कुछ देखना हो तो तुम्हारे कोर्स में एक पामला नाम का एक्ट भी, अगर तुमको पता हो कभी जिंदगी में वो सेल्फ फेस ऑनलाइन मॉडल ओपन करी हो तुमने या फिर लो पढ़ी हो, तो एक पामला भी होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, वो तुम्हारे कोर्स में, तो तुम्हारे कोर्स से तुमको याद आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी बैंक में कौन कौन से एक्ट लगते हैं, बैंक से नाम से आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक के नाम से क्या याद आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक के मम्मी पापा कौन होते हैं आरबीआई, बैंक के मम्मी पापा होते हैं आरबीआई, तो आरबीआई एक्ट लगेगा। 2 तरह के बैंक कौन से होते हैं, एक शहर में एक गांव में, एक शहर में एक गांव में, शहर में होता है एसबीआई, शहर में होता है एसबीआई, गांव में होता है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। और अभी सारे बैंक कौन से, कंपनी है, कंपनी, तो कंपनीज एक्ट भी इनको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर एक और याद करना है तो पामला और याद कर लो जो हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है सर, तुमको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बैंक का समझना पड़ेगा। सर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में बिल्कुल याद नहीं कराऊंगा, तुमको ऑलरेडी आता है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये वही होता है सर जो 5 कंपोनेंट अपन ने इंटरनल कंट्रोल के पढ़े हुए। क्या होते हैं 5 कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल के, सर वो होते हैं माइक्रा, वो क्या होते हैं माइक्रा, वो क्या होते हैं माइक्रा। याद हो गया, ये माइक्रा, ये माइक्रा पढ़ लो, ये माइक्रा है। ठीक है, तो इसको एम कर दो, याद हो गया ना। तो 5 कंपोनेंट क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, वो होते हैं माइक्रा, वो क्या होते हैं माइक्रा, माइक्रा। एम से मॉनिटरिंग होता है, एक से एम से मॉनिटरिंग होता है, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सी से होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट। बस यहाँ पर क्या दे रखा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा, कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है ओवरसाइड बाय द टीसीडब्ल्यूजी, ओवरसाइड बाय द टीसीडब्ल्यूजी। तो बस यहाँ पे उसका एक छोटा सा हिस्सा दे रखा है, पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं दे रखा। ठीक है, एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी से कंट्रोल एनवायरनमेंट पूरा नहीं है, बस एक आउटसाइड बाय द टीसीडब्ल्यूजी। आर से रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना, रिस्क को आइडेंटिफाई मेजर करना, तो वो ये रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई मेजर करना मतलब रिस्क असेसमेंट। ए से एक्टिविटी, कंट्रोल एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी मतलब कंट्रोल एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी मतलब कंट्रोल एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी मतलब कंट्रोल एक्टिविटी। तो सर मैंने बोला कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सर कुछ नहीं होता, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट कौन से होते हैं, माइक्रा। सर क्या होते हैं इंटरनल कंपोनेंट के 5, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं माइक्रा, माइक्रा। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी से दोज इन चार्ज विद गवर्नेंस, दोज इन चार्ज विद। एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन से। सी से दोज इन चार्ज विद गवर्नेंस, दोज इन चार्ज विद गवर्नेंस। आई से रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट रिस्क को ढूंढना मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ए से एक्टिविटी मतलब कंट्रोल की एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी मतलब कंट्रोल की एक्टिविटीज। ठीक है,
चलो अच्छा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कुछ नहीं है सर, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले रिस्क को असेस करो, जिस जगह ज्यादा रिस्क हो उधर अपने उधर ज्यादा रिसोर्सेज डालो। तो रिस्क कितनी तरह की होती है सर जनरली, तो जनरली एक होती है इनहेरेंट रिस्क, एक होती है कंट्रोल रिस्क। तो आप पहले इनहेरेंट रिस्क को असेस करो। क्या करना है आपको, पहले आपको रिस्क कितनी होती है सर, रिस्क होती है सर, एक होती है इनहेरेंट रिस्क होती है अपना पढ़ा हुआ है, एक होती है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को यहाँ पे और बोलेंगे बिजनेस रिस्क। क्या बोलेंगे सर, बिजनेस रिस्क। तो आप पहले असेस करो कहाँ पर कितनी इनहेरेंट रिस्क है, मतलब बिजनेस रिस्क है, और असेस करो कहाँ पर कितनी कंट्रोल रिस्क है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में देखो कि कितनी तो इनहेरेंट रिस्क या बिजनेस रिस्क है और कितनी कंट्रोल रिस्क है। पहले तो इन दोनों को अलग अलग देखो कि इनहेरेंट रिस्क कितनी है, कंट्रोल रिस्क कितनी है, फिर दोनों का ओवरऑल असेसमेंट करो, दोनों को मिलाकर ओवरऑल असेसमेंट करो, दोनों को मिला के ओवरऑल असेसमेंट करो। पहले इनहेरेंट रिस्क अलग से देखो, कंट्रोल रिस्क अलग से देखो, फिर दोनों का मिला के ओवरऑल असेसमेंट करो। फिर और कुछ नहीं, एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना दो, एक कुछ नहीं, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना दो। तो आपको रिस्क बेस्ड ऑडिट का मतलब याद होना चाहिए कि रिस्क बेस्ड ऑडिट का मतलब होता है कि पहले रिस्क को असेस कर लो, पहले रिस्क को असेस करो कि कहाँ पर कितनी रिस्क है, उस हिसाब से रिसोर्सेज अपने एलोकेट करो, जिधर ज्यादा रिस्क है उधर ज्यादा रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिस्क को असेस करना है, तो रिस्क कितनी होती है, एक होती है इनहेरेंट रिस्क, एक होती है कंट्रोल रिस्क। तो एक तो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क, इनहेरेंट बिजनेस, एक तो होती है इनहेरेंट रिस्क, मतलब इनहेरेंट बिजनेस रिस्क हो गई, ठीक है। एक इनहेरेंट मतलब बिजनेस रिस्क मतलब इनहेरेंट रिस्क, एक होती है बिजनेस रिस्क मतलब इनहेरेंट रिस्क, एक होती है कंट्रोल रिस्क, एक होती है कंट्रोल रिस्क मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम कितना है टू मॉनिटर द इनहेरेंट रिस्क, मतलब वही होता है कंट्रोल रिस्क। ये क्या होता है, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल अपने यहाँ के कंट्रोल चेक करना कि कंट्रोल कितने इफेक्टिव है, मतलब कंट्रोल रिस्क को चेक करना, कंट्रोल रिस्क को चेक करना। तो आपको इनहेरेंट रिस्क चेक करनी है, कंट्रोल रिस्क चेक करनी है, आपको इनहेरेंट रिस्क चेक करनी है और एक कंट्रोल रिस्क चेक करनी है, ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पहले अलग अलग चेक करी, फिर दोनों का कॉम्बाइन असेसमेंट कर लो, दोनों का ओवरऑल असेसमेंट कर लो। फिर असेसमेंट अपन को करना है बिजनेस रिस्क और कंट्रोल रिस्क का ओवरऑल, ओवरऑल दोनों को एक दोनों का कॉम्बाइन असेसमेंट करना है कि किस एरिया में कितनी बिजनेस रिस्क और कंट्रोल रिस्क एक साथ है, ठीक है। पहले अपन ने इनहेरेंट रिस्क चेक करी मतलब बिजनेस रिस्क, फिर कंट्रोल रिस्क चेक करी, फिर दोनों का ओवरऑल असेसमेंट करा। अब एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना लो, एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना लो। डन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, इसके अंदर ये समझाने वाला पॉइंट ज्यादा है वैसे याद कराने से अच्छा, पर हाँ ठीक है चलो। वैसे याद अपन मेनली इसको कराऊंगा मैं, जैसे ये वाला हो जाता है याद करने वाला पॉइंट है, तो ऊपर वाले पॉइंट में कुछ याद करने लायक नहीं है, समझने लायक है। चलो ठीक है, देख तो लेते हैं, अब नोट्स में आ गया है तो देख लेते हैं फटाफट से। सर इंटरनल कंट्रोल देखना है अपन को कुछ एरियाज में। सबसे पहले क्लियरिंग, सर क्लियरिंग के नाम का एक एरिया। तो क्लियरिंग किसकी होती है सर, चेक की क्लियरिंग होती है। चेक जब अगर अगर किसी पीएनबी वाले बंदे ने, मेरा अकाउंट पे पीएनबी का किसी को चेक मैंने ड्रॉ करा, वो एसबीआई में, वो एसबीआई में, तो जब भी मैं पीएनबी का हूँ, सामने वाला बंदा एसबीआई का, तो मैंने चेक जब ड्रॉ करा ना, तो उसके तो वो तो एसबीआई बैंक में लगाएगा, वो तो एसबीआई बैंक में लगाएगा। तो वो चेक का फिजिकल मूवमेंट होता है, चेक का फिजिकल मूवमेंट होता है कि एक चेक एक बैंक से दूसरी तरफ जाएगा, फिर पैसे डिडक्ट होंगे। तो पहले होता था फिजिकल मूवमेंट कि चेक पीएनबी से एसबीआई जाएगा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाएगा। आजकल वो सिस्टम हटा के लगा दिया है सीटीएस, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सिस्टम, मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या लगा दिया आजकल, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आजकल क्या लगा दिया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या लगा दिया सर आजकल, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। आजकल क्या लगा दिया सर, सीटीएस लगा दिया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। जिसमें आजकल फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, बस उस चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज, मतलब कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक इमेज, फोटो भेज दो, फोटो भेज दो डायरेक्ट, ठीक है। तो आजकल एक चेक ट्रांसमिट हो जाता है बैंक ब्रांच से, बस एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज दो आप, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज आप भेज देते हो आज के टाइम पे। अब उसके बाद साथ में कभी भी आपने अगर चेक इशू करा है, आपने चेक इशू करा है, अगर 5 लाख के ऊपर का चेक है, 5 लाख या 5 लाख के ऊपर का चेक है, तो बैंक वाले आपको फोन करके पूछेंगे क्या आपने ये चेक इशू करा है, क्या आपने चेक इशू करा है। तो बैंक वाले आपसे फोन करके पूछेंगे क्या आपने चेक इशू करा है, या फिर ईमेल करेंगे, ईमेल करेंगे। तो कभी भी 5 लाख या 5 लाख के ऊपर का चेक हो तो बैंक वाले को कंफर्म करना है। और सीधी बात है, और सीधी बात है, आपके साइन चेक करेंगे बैंक वाले। जनरल बेसिक चीज़ है ना, आपने साइन चेक करेंगे कि इसका साइन फ्रॉड तो नहीं है, तो वो साइन चेक करेंगे। अगर साइन गलत निकले, साइन गलत निकले मतलब चेक बाउंस हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा, मतलब अनपेड चेक, उसको क्या बोलते हैं, चेक बाउंस हो गया, अनपेड चेक। तो कोई भी अगर चेक बाउंस हुआ, अनपेड चेक है, तो कस्टमर को फोन करके बोलो कि यहाँ से या तो ब्रांच से लेने आ जा, या तुम उसके घर के एड्रेस पे भिजवा दो। तो कोई भी अनपेड चेक है तो कस्टमर को फोन कर दो कि वहां से लेने आ जाए, या फिर उसके घर पे भिजवा दो, ठीक है। कि अगर चेक सिग्नेचर गलत निकले तो चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर गलत निकले तो चेक बाउंस हो गया। इसको कैसे याद करना है, सिग्नेचर गलत निकले तो चेक बाउंस हो गया। तो सर देखो सीधी बात है, क्लियरिंग सिस्टम, पहले क्लियरिंग होती थी फिजिकल, आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सीटीएस आ गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या आ गया आजकल, फिजिकल। आज पहले होती थी फिजिकल, आजकल आ गया इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया, ठीक है ना। 5 लाख के ऊपर का चेक है, अगर 5 लाख के ऊपर गया, 5 लाख का चेक है, तो उसको फोन करके ईमेल करके कंफर्म करेंगे। साथ में सिग्नेचर तो चेक करना बेसिक चीज है, सिग्नेचर करना बेसिक चीज है, ठीक है। और अगर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, मतलब चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर मैच नहीं हुआ मतलब चेक बाउंस हो गया, तो उसको या तो फोन करके बोलेंगे लेने आ जाए, फिर उसके एड्रेस पे भिजवा देंगे।
ठीक है। अब लोन एंड एडवांसेस, तुम कभी भी किसी को लोन दोगे तो क्या क्या इंटरनल कंट्रोल रखना है? अरे बहुत बेसिक चीज है। कभी भी बैंक वालों के, अगर तुम बैंक वाले हो, तुम बैंक वाले हो, तुम बैंक वाले के पास लोन लेने गए, तो क्या बैंक वाले हर किसी को लोन दे देते हैं क्या कि मुंह उठा के आया कोई भी लोन दे दिया? नहीं, सबसे पहले उसकी औकात देखते हैं, मतलब क्रेडिट वर्थीनेस। क्या देखते हैं? उसकी औकात देखते हैं। मतलब अब तुमको ये देखना है कि लोन लेने के पहले बैंक वाले क्या करेंगे, लोन देने के बाद क्या करेंगे। लोन लेने के पहले बैंक वाले क्या करेंगे और लोन लेने के बाद क्या करेंगे। जब लोन नहीं दिया अभी तक, मतलब कोई लोन लेने आया, मतलब अभी तक लोन दिया नहीं है, कोई लोन लेने आया, तो कोई मेरे पास लोन लेने आएगा, लेट से मैं बैंक हूँ, कोई लोन लेने आया, मैं क्या करूंगा? बेसिक चीज है, कोई भी पैसे लेने आएगा ऐसे ही मुंह उठा के हर किसको दे दोगे? नहीं, सबसे पहले उसकी औकात देखोगे, क्रेडिट वर्थिनेस। उसकी क्या देखोगे? औकात देखोगे, क्रेडिट वर्थिनेस। उसके बाद अब लोन तुम यूं ही दे देते हो, इससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाते हो कि तू तेरा पैन कार्ड ला, आधार कार्ड ला, बहुत सारी चीजें मंगाते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेते हो। तुम उससे डॉक्यूमेंट भी लेते हो, प्लस साथ में कोई सिक्योरिटी भी लेते हो, साथ में कोई सिक्योरिटी भी लेते हो, क्योंकि तूने कभी लोन रीपे नहीं करा तो उससे तुम साथ में सिक्योरिटी भी लेते हो। एक तो तुमने डॉक्यूमेंट लिए, साथ में सिक्योरिटी भी लेते हो। जैसे तू घर के कागज गिरवी रखा, घर के कागज गिरवी रखा, घर के कागज गिरवी रखा, और वो मेरे नाम पे कर, घर के कागज ला, मेरे नाम पे रख। अगर तू 2 करोड़ का लोन ले रहा है तो मुझे कम से कम 3 करोड़ के घर के कागज दे, 3 करोड़ का मतलब घर दे, क्योंकि मैं थोड़ी सिक्योरिटी भी तो रखूंगा अपने पास, थोड़ी मार्जिन, कि हो सकता है बाद में तू लोन नहीं दे, तेरे घर की वैल्यू गिर जाए, तो थोड़ी मार्जिन भी तो रखूंगा। तो सिक्योरिटी हाई वैल्यू की दे, सिक्योरिटी हाई वैल्यू की दे, ठीक है। तो मैं उससे लोन देने के पहले मैं क्या क्या हरकतें करूंगा? क्रेडिटर्स ने उसकी औकात देखी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाए, सिक्योरिटी मंगाए, उसकी औकात देखी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाए, सिक्योर, उसकी औकात देखी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मंगाए और सिक्योरिटी मंगाए। उसकी औकात देखी मतलब अपन ने उसकी क्रेडिट वर्थिनेस देखी, फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, अपन ने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट उससे मंगाए, साथ में सिक्योरिटी भी मंगाई, साथ में उससे सिक्योरिटी भी मंगाई, साथ में उससे सिक्योरिटी भी मंगाई। तो सिक्योरिटी के 3 पॉइंट हो जाएंगे कि एक तो सिक्योरिटी अपन को रिसीव हो गई है, और कोई सिक्योरिटी बैंक के नाम पे रजिस्टर करानी थी, वो रजिस्टर हो गई। सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर ऑन द बैंक नेम, तो वो रजिस्टर हो गई। साथ में सिक्योरिटी में थोड़ी ज्यादा की रखूंगा, अगर 2 करोड़ का लोन दे रहा हूँ तो 3 करोड़ की सिक्योरिटी रखूंगा, मतलब थोड़ा सा मार्जिन रखूंगा, सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट इन द सिक्योरिटी। तो सर बहुत बेसिक चीजें, अगर मैं कभी लोन लेने जाऊंगा, कभी मैं लोन लेने जाऊंगा, तो बैंक वाले क्या करेंगे? सीधी बात है ना, मेरी औकात देखेंगे, क्रेडिट वर्थिनेस देखेंगे, मेरी औकात देखेंगे, क्रेडिट वर्थिनेस देखेंगे। साथ में ऐसे लोन नहीं दे देंगे, बहुत सारे मेरे से डॉक्यूमेंट लेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। तो लोन लेने के मेरे औकात देखी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिए और सिक्योरिटी भी ली, डॉक्यूमेंट भी ली और सिक्योरिटी भी ली, डॉक्यूमेंट भी ली, सिक्योरिटी भी ली, डॉक्यूमेंट भी ली, सिक्योरिटी भी, डॉक्यूमेंट भी लिए और सिक्योरिटी भी ली, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने मेरे से, और बहुत सारा सिक्योरिटी भी। सिक्योरिटी में क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी बैंक को मिल गई है, बैंक के नाम पर रजिस्टर हो गई है। सिक्योरिटी रिसीव हो गई है, बैंक के नाम पर रजिस्टर हो गई, रजिस्टर इन द नेम ऑफ बैंक। सिक्योरिटी मिल गई है और बैंक के नाम पर रजिस्टर हो गई। सिक्योरिटी मिल गई है और बैंक के नाम पे रजिस्टर हो गई। सिक्योरिटी मिल गई है और बैंक के नाम पे रजिस्टर हो गई है। सिक्योरिटी मिल गई है और बैंक के नाम पे रजिस्टर हो गई। सिक्योरिटी मिल गई है और बैंक के नाम पे रजिस्टर हो गई है, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी वाला हो गया। साथ में आपको सफिशिएंट मार्जिन भी रखना है, सिक्योरिटी पे सफिशिएंट मार्जिन भी रखना है। तो ये 5 पॉइंट तो वैसे यहाँ पर ही हो गए तुम्हारे, और मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने, 5 पॉइंट यहाँ पे हो गए। पर नहीं सर, एक दो और देख लो। ये तो अपन ने करा लोन लेने के पहले। अब आपने लोन दे दिया, लोन दे दिया, तो लोन देने के बाद क्या करोगे? लोन देने के बाद देखोगे, लोन देने के बाद देखोगे कि उसका जो अकाउंट है उसका ऑपरेशन रिव्यू करोगे, उसका ऑपरेशन मतलब अकाउंट चेक रिव्यू करोगे, उसको मिला के उसका अकाउंट आप उसका रिव्यू करोगे एटलीस्ट वंस इन ईयर। तो उसका आप ऑपरेशन मतलब अकाउंट आप रिव्यू करोगे एटलीस्ट वंस इन ईयर, मतलब लोन देने के बाद आप उसका अकाउंट मतलब उसका ऑपरेशन हर साल रिव्यू करोगे। और साथ में ये भी देखोगे, और साथ में ये भी देखोगे, क्या देखोगे? कि अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन अ ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट, कि आप जो भी अकाउंट उसको मतलब लोन दिया वो उसकी ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के नीचे ही, मतलब लोन हाउस की ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से नीचे ही। ऐसा नहीं कि ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से एक्सीड हो गया उसका लोन। पर हाँ टेम्परेरी, अब ये तो समझने वाला पॉइंट है, मैं उधर नहीं जाऊंगा कि हाँ भाई टेम्परेरी लिमिट अपन उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, एक्स्ट्रा दे सकते हैं। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। कितनी दे सकते हैं? 20% ऑफ एक्सिस्टिंग लिमिट। और टेम्परेरी ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है ना, वो बात अलग है। तो ये काम कब करूंगा मैं? लोन देने के बाद। तो पहले मैंने कुछ काम करे, लोन देने के पहले क्या करें? उसकी औकात देखी, क्रेडिट वर्थिनेस चेक करी, साथ में फिर उसे डॉक्यूमेंट ली और सिक्योरिटी ली, डॉक्यूमेंट ली, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मिल गई, बैंक के नाम पे करा ली और मार्जिन भी रख ली, ठीक है। अब सामने लोन देने के बाद उसके अकाउंट का ऑपरेशन चेक करूंगा, उसके अकाउंट का ऑपरेशन चेक करूंगा, उसके अकाउंट का ऑपरेशन चेक करूंगा, ठीक है। साथ में जो भी लोन दिया वो विथ इन ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट होना चाहिए। लोन देने के बाद अब मैं ये सब हरकतें करूंगा। डन ना सर? डन सर। अब मेरे को ना क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन भी देखना है, मेरे को क्या देखना है सर? क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन भी देखना है कि अब कोई भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड देने आएगा तो सीधी बात है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। तो मैं हर किसी को क्रेडिट कार्ड दे दूंगा? नहीं 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 नहीं। किसी को कहीं भी क्रेडिट कार्ड देगा तो मुझे एक एप्लीकेशन लिख के देगा, तो जो भी मुझे देगा ना उसकी भी औकात देखूंगा, उसकी भी औकात देखूंगा, मतलब उसका क्रेडिट उसकी भी क्रेडिट वर्थिनेस देखूंगा मैं। तो एप्लीकेशन जो मुझे देगा उसकी भी मैं औकात देखूंगा। अगर उसकी औकात सही निकली तो मैं मेरे में लोकर के अंदर मैंने क्रेडिट कार्ड रखा होगा, मैं बैंकर हूँ, मैंने लोकर में क्रेडिट कार्ड रखा होगा, मैं लोकर खोलूंगा, मैं लोकर
खोलूंगा, क्रेडिट कार्ड निकालूंगा, उसको दे दूंगा, एक क्रेडिट कार्ड निकाल के उसको दे दूंगा, बचे हुए क्रेडिट कार्ड को वापस से लॉक कर दूंगा, बचे हुए क्रेडिट कार्ड को वापस से लॉक कर दूंगा। तो सबसे पहले वो मेरे पास आया क्रेडिट कार्ड लेने, सबसे मेरे पास आया वो क्रेडिट कार्ड लेने, सबसे पहले कि सर क्रेडिट कार्ड दे दो, तो ऐसे ही दे दूंगा? नहीं नहीं, उसकी एप्लीकेशन में उसकी औकात देखूंगा, स्क्रीनिंग करूंगा उसकी एप्लीकेशन की कि उसकी क्रेडिट असेसमेंट गुड है या नहीं है, मतलब उसकी औकात अच्छी है नहीं, औकात देखी। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने लॉकर खोला और उसको फिर क्रेडिट कार्ड देके लॉकर बंद करा। मतलब मैं कंट्रोल रखूंगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखूंगा ओवर इशू एंड स्टोरेज ऑफ कार्ड। स्टोरेज मतलब उसको लॉकर में रखना है मुझे कार्ड को, और इशू के टाइम पे भी मुझे कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो मैंने तभी तो लॉकर के अंदर क्रेडिट कार्ड रखा, मतलब मैंने कंट्रोल रखा हुआ उसके स्टोरेज एंड इश्योरेंस पे कार्ड पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर किसी को लोन नहीं दूंगा, मैं हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं दूंगा, और जिसने मुझे एप्लीकेशन दी उसका मैं देखूंगा उसकी औकात भी है क्या, उसकी क्रेडिट असेसमेंट करूंगा, उसका क्रेडिट असेसमेंट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने उसके बाद क्रेडिट लॉकर खोला, उसको दे दिया, मतलब कंट्रोल रखा इशुएंस और स्टोरेज पे कार्ड के। अब वो बंदा कार्ड लेके किसी मॉल में गया शॉपिंग करने, वो बंदा कार्ड लेके किसी मॉल पे गया शॉपिंग करने, तो उसने मॉल में लेट से कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदे, तो उसने वहां पर कार्ड स्वाइप करा। तो सबसे पहले सिस्टम होना चाहिए कि वो जितने के कपड़े खरीद रहा है, क्या उतने उसकी कार्ड में लिमिट भी है क्या, उसकी कार्ड में उतनी लिमिट भी है क्या, मतलब अनऑथोराइज उसकी अनयूटिलाइज लिमिट कि उसने कपड़े खरीदे 50,000 के, 50,000 की उसकी लिमिट भी है क्या, तो उसकी अनयूटिलाइज लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उसने स्वाइप करा कि हाँ भाई उसकी लिमिट है, उसके पास इतनी लिमिट है, उसने स्वाइप करा, तो कस्टमर के अकाउंट से, मतलब कस्टमर के क्रेडिट कार्ड से रुपए कट के, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के रुपए कट के, मतलब कस्टमर के अकाउंट से रुपए कट के कपड़े वाले के पास चले जाएंगे, मतलब दुकानदार के पास चले जाएंगे, किसके पास, मर्चेंट के पास, दुकानदार के पास चले जाएंगे। उसने सबसे पहले अनयूटिलाइज लिमिट देखी कि हाँ भाई 50,000 के कपड़े खरीदे, 50,000 की इसकी लिमिट है, कार्ड की लिमिट 50,000 है, ठीक है ना, अज्यूम करो कार्ड की लिमिट 50,000 है, इमेजिन करो क्या चल रहा है, एस 50,000 की लिमिट है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उसने स्वाइप करा, तो मेरे अकाउंट से कट के दुकानदार के अकाउंट में चले जाएंगे, दुकानदार के मर्चेंट के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, मर्चेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। अब मेरे अकाउंट से कटे, मतलब मैंने अभी तक क्रेडिट कार्ड से अकाउंट से कटे, अब मैंने अभी तक वो, मैंने को तो अभी रुपए देना बाकी है ना, मेरे को अभी रुपए देना बाकी है, बैंक को रुपए देना बाकी है। तो अब बैंक कंटिन्यूअसली मुझे स्टेटमेंट भेजेगी, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भेजेगी कि भाई साहब रुपए दे दो, फॉलो अप करेगी मुझे, बैंक स्टेटमेंट भेजेगी, फॉलो अप करेगी, सर रुपए दे दो, हेमंत सर प्लीज रुपए दे दो, हेमंत सर प्लीज रुपए दे दो, ऐसे क्या कर रहे हो सर। बोलूंगा सर मैं गरीब हूँ, मैं रुपए अभी नहीं दूंगा, मैं गरीब हूँ, मैं रुपए अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं रुपए नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बैंक से, तो अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्या करेंगे, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट रिड्यूस करेंगे, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रिड्यूस कर देंगे अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो। साथ में वो बैड डेब्ट कर देंगे, साथ में मेरे पैसे को बैड डेब्ट कर देंगे। तो सर कहानी क्या है, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लेने आया था, मैंने उसकी अकाउंट उसकी औकात देखी और उस हिसाब से मैंने स्टोरेज मतलब कंट्रोल लगा रखे थे मैंने इंश्योरेंस और स्टोरेज ऑफ कार्ड पे, ये ठीक है। अब बंदा शॉपिंग पे गया तो पहले उसकी लिमिट चेक करी, कि इतने 50,000 की उसके पास लिमिट है भी या नहीं है। मर्चेंट कंफर्म द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज लिमिट, की उसकी अनयूटिलाइज लिमिट कितनी है। अब उसके बाद पैसा जब स्वाइप हुआ, वो जब कार्ड स्वाइप हुआ, तो मेरे बैंक अकाउंट से कट के उस कस्टमर के बैंक अकाउंट से कट के वेंडर के पास चले गया, कस्टमर के बैंक अकाउंट से कट के वेंडर के पास चले गया। तो चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के बैंक अकाउंट से कटा, चार्ज टू द कस्टमर बैंक अकाउंट, और किसके पास चले गया, मर्चेंट के अकाउंट पे, रीइंबर्समेंट टू द मर्चेंट। तो पहले सबसे पहले लिमिट चेक हुई, हाँ भाई 50,000 की अनयूटिलाइज लिमिट है, तो कस्टमर के अकाउंट से कट के मर्चेंट के बैंक अकाउंट में रीइंबर्स हो गया, ठीक है। अब मेरे पास आए दिन वो बैंक वाले मेरे को स्टेटमेंट भेजेंगे, फॉलो अप करेंगे, सर पैसा दो, तो मेरे को रेगुलरली वो बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे, बैंक स्टेटमेंट की सर पैसा दो, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, और फॉलो अप करेंगे, मुझसे फॉलो अप करेंगे, ठीक है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी कम कर देंगे और उस पैसे को डाउटफुल डेट में डाल देंगे, ठीक है। कस्टमर की लिमिट वो रिवाइज कर देंगे और साथ में डाउटफुल डेट में डाल देंगे मेरे पैसे को, ठीक है सर। क्लियर है क्रेडिट कार्ड वाला कैसे याद करना है, हो गया याद अपने को, ठीक है। चलो पूरा प्रोसेस था नॉर्मल एक। तो ये CRR SLR जो है ना, CRR SLR ये भी अमेंड हुआ है, तो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो एक बार इसको देखते हैं। चलो पहले स्टार्टिंग के 3 पॉइंट तो फालतू है कि मुझे चेक करना है कि कंपनी मतलब CRR SLR बैंक ने मेंटेन करे नहीं करे, तो कितने मेंटेन करने, जितना आरबीआई बोलेगा उतने मेंटेन करने। तो पहले मैं जानूंगा आरबीआई ने क्या बोला, कि आरबीआई का सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कि कितना मेंटेन रखना है। उसके बाद जितनी भी ब्रांचेस है, ABCD अलग अलग सिटी की ब्रांचेस, वो सारी ब्रांचेस सबका ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को भेजेगी और हेड ऑफिस में कंसोलिडेट होगा फ्राइडे को। ये तो 3 पॉइंट बेसिक से मतलब, बस ये 3 पॉइंट बेसिक से फटाफट देख लो कि फ्राइडे को वो सारी ब्रांचेस जितनी भी है, सारी ब्रांचेस हेड ऑफिस को पूरा ट्रायल बैलेंस भेजेगी, हेड ऑफिस को ट्रायल बैलेंस होगी और वहां पे कंसोलिडेट होगा, हेड ऑफिस पे कंसोलिडेट होगा हर एक ब्रांच का, ठीक है ना। और वो चाहे तो उसको कंसोलिडेशन को थोड़ा बहुत टेस्ट बेसिस पे चेक भी कर लेगा, तो मुझे देखना है कि CRR SLR बैंक ने सही बना रखा है या नहीं बना रखा, ठीक है। तो उस केस के अंदर
मुझे सबसे पहले देखना है कि बैंक ने, मुझे क्या देखना है कि सबसे पहले आरबीआई ने क्या बोला। आरबीआई ने क्या बोला कि सीआरआर एसएलआर कितना होना चाहिए, मतलब आरबीआई का सर्कुलर इंस्ट्रक्शन देखूंगा। फिर हर फ्राइडे को जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस उनका अपना अपना टीबी भेजेगी, और वो कंसोलिडेट होगा हेड ऑफिस पे। हर ब्रांचेस कंसोलिडेट होगा हेड ऑफिस के ऊपर, ब्रांचेस का टीबी, ठीक है ना। उसको टेस्ट चेक भी हो जाएगा। अब जो मेन पॉइंट आता है, अब ये जो अमेंडमेंट जहां पर आया था, ये अमेंड हुआ है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है। डीटीएल की लाइबिलिटी के अंदर ये चीजें एक्सक्लूड होगी, और क्या चीजें इंक्लूड होगी। एक्सक्लूड क्या होगा, मैं ना बम ले जाना चाहता था, मैं बैंक के अंदर बम ले जाना चाहता था, पर बैंक के अंदर इंटरनल कंट्रोल था, बैंक के अंदर इंटरनल कंट्रोल था, उन्होंने मेरे बम को एक्सक्लूड कर दिया, उन्होंने मेरे बम को एक्सक्लूड कर दिया, उन्होंने मेरे बम को एक्सक्लूड कर दिया, बम को। तो मैंने क्या, मैं भी बैड भी था, मैं भी एक बैड भी था, बैड बॉय मैं भी एक बैड भी था। मैंने क्या करा, छोटा सा डाइस लिया और डाइस में बम बना के ले गया, छोटा सा डाइस लिया और डाइस के अंदर ही बम बना के अंदर ले गया, डाइस के अंदर। तो डाइस के अंदर बम बना के ले गया, डाइस के अंदर बम बना के ले गया, मतलब डाइस में भी बैड बॉय था, मैं क्या था, बैड बॉय। तो डाइस के अंदर बम बना के ले गया। अब देखो, इसके अंदर पॉइंट बहुत सारे, 13-14 होंगे, हाँ 14 पॉइंट है। 14 के 14 ऐसे रटने नहीं है, गलती से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो 5 पॉइंट ही लिखना है, वो ठीक है। पर आजकल दिक्कत ये आईसीआई से एमसीक्यू केस सिनेरियो पूछ लेती, तो एक बार रीड कर लेना, बाकी वाले रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। एमसीक्यू केस सिनेरियो आईसीआई से पूछ लेती है, कैलकुलेशन वाले भी। तो बाकी याद 5 ही करने, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। पर मैं एक बार पूरे ही एक बार दिखा रहा हूँ तुमको, ताकि तुमको पता रहेगा ये। तो मेरे को क्या था, मेरे को बम ले जाना था बैंक के अंदर, पर बैंक के इंटरनल कंट्रोल ने मुझे अंदर बम ले जाने से रोक लिया, बैंक के इंटरनल कंट्रोल ने मुझे अंदर बम ले जाने से रोक दिया, बैंक के इंटरनल कंट्रोल ने मुझे अंदर बम ले जाने से रोक दिया। पर मैं भी एक बैड भी था, मैं भी कौन था, बैड भी था, मैं भी बैड भी था। तो मैं छोटे से डाइस के अंदर बम ले गया, छोटे से डाइस के अंदर, तो डाइस के अंदर, क्योंकि मैं बैड भी था। तो अब सर आ जाओ, आई से क्या है, इंपोर्ट बिल के अगेंस्ट मैंने कोई पैसे दिए, पर अभी तक फाइनल एक्सचेंज रेट पेंडिंग है, कि कितने में पेमेंट होगा। तो ठीक है, इंपोर्ट बिल, आई सी मैं बम ले जाना चाहता था, आई सी से कुछ नहीं, कैपिटल रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, या फिर लोन कोई भी आरबीआई से लिया है, या फिर रीफाइनेंस कराया एक्सिम नाबार्ड वगैरह से, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व, तो सी से कैपिटल रिजर्व। आई से क्या था सर, आई से इंपोर्ट बिल के अंदर मैंने कोई पेमेंट दिया। सी से कैपिटल रिजर्व। बी से बैड डेब्ट रिकवरी। यू से अनएडजस्टेड डिपॉजिट, कोई भी बची हुई अनएडजस्टेड डिपॉजिट, जैसे शेयर एप्लीकेशन बनी, मुझे कोई रिफंड करनी है, डिविडेंड कोई पेमेंट करना है, डिविडेंड कोई पे करना है, तो यू से अनएडजस्टेड डिपॉजिट कोई भी लाइंग, अनएडजस्टेड डिपॉजिट कोई भी लाई करी, अनएडजस्टेड डिपॉजिट कोई भी लाइंग करी, अनएडजस्टेड डिपॉजिट। क्या हो गया ये, बी यू एम से कोई भी मार्जिन मनी हेल्ड कैप्ट एज अ सैंडरी डिपॉजिट, मार्जिन मनी हेल्ड कैप्ट एज अ सैंडरी डिपॉजिट, मार्जिन मनी हेल्ड कैप्ट एज 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 सैंडरी डिपॉजिट। तो क्या था, मैं मेरे को बम ले जाने से मना कर दिया, इंटरनल कंट्रोल ने बम ले जाने से मना कर दिया, इंटरनल कंट्रोल ने बम ले जाने से मना कर दिया। क्या मना कर दिया मुझे, इंटरनल कंट्रोल ने बम ले जाने से मना कर दिया। आई से इंपोर्ट बिल, सी से कैपिटल रिजर्व, आई से इंपोर्ट बिल, सी से कैपिटल रिजर्व, आई से इंपोर्ट बिल, सी से कैपिटल रिजर्व, आई से, देखो मैं समझाऊंगा नहीं भाई, मैंने बोला ये केवल रट्टाफिकेशन, बाकी क्लास में अपन ने इसको डिटेल के अंदर जो अपना बैचेस है उसमें डिटेल में समझाया एक एक पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। पर अभी अपन केवल याद करेंगे। आई से इंपोर्ट बिल, सी से कैपिटल रिजर्व वगैरह। आई सी बम ले जाने से मुझे मना कर दिया। बी से बैड डेब्ट रिकॉर्ड। यू से अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइन, अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइन जो भी शेयर एप्लीकेशन रिफंड डिविडेंड वाले, अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइन। बी यू एम से मार्जिन मनी जो भी फंडेड सिक्योरिटी के लिए ली थी, मार्जिन मनी कीप्ड एज अ सैंडरी डिपॉजिट फॉर फंडेड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आईसी बम। फिर अब डाइस, मैं डाइस के अंदर बम बना के ले गया, बिकॉज आई वॉज बैड बॉय, आई वॉज बैड बी। अब मैं डाइस में बम बना के, बिकॉज आई वॉज बी से क्या है सर, डीआईसीजी ने कोई इंश्योरेंस के रूप में दिए, डीआईसीजीसी। आई से इनकम टैक्स का प्रोविजन, डीआईसीजी ने कोई रुपए दिए, इनकम टैक्स का प्रोविजन। अब थोड़ा थोड़ा बस इनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो, एग्जैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, मतलब हो जाए याद तो अच्छा, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखो, क्योंकि एमसीक्यू कैसे नहीं आ सकते इनसे।
डी डाइस डी आई सी डी से डाइस डाइस डी से सॉरी डी से डाइस क्या डी से डी आई सी ने कोई रुपए दिए, डी आई सी जी सी ने कोई रुपए दिए इंश्योरेंस के लिए, ठीक है ना, इंश्योरेंस के लिए। आई से इनकम टैक्स प्रोविजन, आई से इनकम टैक्स प्रोविजन। सी से कोर्ट रिसीवर, कोर्ट रिसीवर के थ्रू कोई पैसा है, कोर्ट रिसीवर के थ्रू पैसा कोई आया पे। सो ई से ईसीजीसी ने कोई इन्वोक हुई, गारंटी इन्वोक हुई, इसलिए ईसीजीसी ने रुपए दिए, किसने दिए, ईसीजीसी। डी आई सी जी सी डी आई सी जी सी डी आई सी जी सी ईसीजीसी, 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 डीआईसीजीसी ईसीजीसी, डीआईसीजीसी ईसीजीसी, डीआईसीजीसी ईसीजीसी, डीआईसीजीसी ईसीजीसी। तो ये सेम नहीं लग रहा है थोड़ा, डीआईसीजीसी ईसीजीसी, डीआईसीजीसी ईसीजीसी, थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, ठीक है, ऐसे भी देख लो थोड़ा थोड़ा। तो डाइस डाइस डाई से डी से डीआईसीजी, डी से डीआईसीजी। आई से इनकम टैक्स प्रोविजन, आई से इनकम टैक्स प्रोविजन। सी से कोर्ट रिसीवर से पैसा है, कोर्ट रिसीवर से पैसा है। ई से ईसीजीसी, ई से ईसीजीसी, ई से ईसीजीसी, ठीक है, ईसीजीसी ने कोई गारंटी इन्वोक कर ली। बिकॉज आई वॉज बैड बी, बिकॉज आई वॉज बैड बी, आई वॉज बैड बी। बी से बिल डिस्काउंट मैंने कोई भी कराया। ए से कोई भी एडवांस इनकम आई, ए से एडवांस इनकम जो नॉन रिफंडेबल है, जो नॉन रिफंडेबल है। डी से डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन पे नेट गेन लॉस, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन नेट गेन लॉस। बी से बैड बी, बी से बिल डिस्काउंट कराना, बी से बिल डिस्काउंट कराना। ए से एडवांस इनकम जो नॉन रिफंडेबल हो, नॉन रिफंडेबल हो। बी से बिल डिस्काउंट कराना, ए से एडवांस इनकम जो नॉन रिफंडेबल हो। बी से बैड बी से बिल डिस्काउंट कराना, बी से बिल डिस्काउंट कराना। ए से एडवांस इनकम जो नॉन रिफंडेबल, एडवांस इनकम जो नॉन रिफंडेबल। डी से डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन का नेट गेन लॉस, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन का नेट गेन लॉस, बिकॉज आई वाज बैड बी। वापस से बी से बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी कोई भी यूटिलाइजेशन लिमिट उसकी, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। आई से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कोई पेंडिंग अमाउंट अभी तक दिया, मतलब जिसका कोई एडोक अमाउंट दे दिया, जिसका पेंडिंग सेटलमेंट बाकी है, एडोक अमाउंट दे दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, बिकॉज आई वाज बैड बी। बी से बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब सर ना बहुत सारे आई हो गए, बहुत सारे बी हो गए, दिक्कत ही हो गई। तो ये देखो, आई तुमने अभी तक कहाँ से पढ़े आई, तो एक तो सी तुमने दो पढ़े। सी कौन से पढ़े, एक तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कैपिटल रिजर्व वाला, एक सी कौन सा पढ़ा था सर, ये पढ़ा था हमने कैपिटल रिजर्व वाला, कैपिटल रिजर्व वाला एक सी पढ़ा था। एक और सी पढ़ा अपन ने कोर्ट रिसीवर वाला, कोर्ट रिसीवर वाला, कोर्ट रिसीवर वाला, ठीक है ना, कोर्ट रिसीवर वाला। फिर बाद सर अपन ने आई बहुत सारे पढ़ लिए। ये देखो आई, आईसी बम में, फिर डाइस के अंदर आई है, बेड बी के अंदर आई है, 3 आई पढ़ लिए। तो एक आई ऊपर पढ़ा अपन ने इंपोर्ट बिल वाला, फिर एक आई पढ़ा इनकम टैक्स प्रोविजन, और एक आई पढ़ा अपन ने इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। वैसे सर अपन ने बी भी 3 पढ़ लिए, बी भी 3 पढ़ लिए। बेड डेप्ट रिकवरी अपन ने एक ऊपर पढ़ा था, बेड डेप्ट रिकवरी वाला। एक भी एक बैंकर फैसिलिटी वाला, बैंकर एक्सेप्टेंस वाला, बैंकर एक्सेप्टेंस वाला, एक बिल डिस्काउंट वाला, एक बिल डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे मैंने हाईलाइट करके इसलिए रखे हुए हैं। देखो तुम्हारे बच्चों की बार बार क्वेरी आती थी, नोट्स नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भाई मैंने मना करा, नोट्स दे रहा हूँ ना, नोट्स तो तुमको मिल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर तुमको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिल जाएंगे, नोट्स वोट्स में दे दूंगा, ठीक है ना। पर जो नोट्स दूंगा उसके अंदर जो ट्रिक लिखी हुई है ना, ये ट्रिक लिखी हुई नहीं दूंगा, वो तुमको तुम्हारे हाथों से लिखनी पड़ेगी, ताकि तुम खुद लिख के याद करो। ये नहीं तुमको सब कुछ स्पून फीडिंग हो गई तो तुम बिल्कुल ही एफर्ट ही नहीं लगाओगे। खुद याद करके जब लिखोगे ना ट्रिक, तो ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए मैं ट्रिक हटा के दूंगा तुमको, ठीक है ना। तो हो गया अपना बेड बी, आईसी बम, बेड बी। आई से क्या था सर, एक बार लास्ट बार देख लेते हैं अपन। आईसी बम, आई से इंपोर्ट बिल, सी से कैपिटल रिजर्व, बम बी से बेड डेप रिकवरी, यू से अनएडजस्टेड डिपॉजिट, यू से अनएडजस्टेड डिपॉजिट, और आईसी बम एम से मार्जिन मनी, आईसी बम। आईसी बम डाइस डाइस डाइस, डी से डीआईसीजीसी, डी आई से अपन ने कुछ भी इनकम टैक्स का प्रोविजन बना रखा है। सी से कोर्ट रिसीवर, सी से कोर्ट रिसीवर, ई से ईसीजीसी की गारंटी, ईसीजी। आई एम बेड बी, बेड बी। बी से बिल डिस्काउंट, बी से बिल डिस्काउंट। ए से एडवांस इनकम जो नॉन एक्सेप्टेंस, जो नॉन रिफंडेबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद डी से डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के नेट गेन लॉस, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन नेट गेन लॉस। बेड बी, बी से बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी और इंश्योरेंस कंपनी, बैंक एक्सेप्टेंस फैसिलिटी और इंश्योरेंस कंपनी से कोई एडॉक सेटलमेंट, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि ऊपर एक्सक्लूड होता है। इंक्लूड क्या होता है, जो भी बैन चीजें ना, बैन जो भी बैन है वो चीजें इंक्लूड होगी, जो भी बैन चीजें वो इंक्लूड होगी, जो भी बैन चीजें ना वो इंक्लूड होगी, जो भी बैन चीजें वो इंक्लूड होगी, जो भी बैन चीजें वो इंक्लूड होगी। बैन आईसी इंक्लूड होगी। इंक्लूड क्या होगा सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का नेट क्रेडिट बैलेंस, अब्रोड से कोई भी अपन ने बोरोइंग ली अब्रोड की बैंक से, वो इंक्लूड होगा। नोस्ट्रो बैंक का रिकंसिलेशन एडवर्स, तो ये एन बैन चीजें। बी से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ए से अब्रोड से कोई बोरोइंग ली है, एन से नोस्ट्रो बैंक का रिकंसिलेशन, नोस्ट्रो बैंक का रिकंसिलेशन। बी से बोरोइंग लिए कोई अब्रोड से, बी से बोरोइंग लिए कोई, सॉरी बी से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बी से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ए से अब्रोड से बोरोइंग लिए, ए से अब्रोड से बोरोइंग लिए। एन से नोस्ट्रो का रिकंसिलेशन का क्रेडिट बैलेंस, नोस्ट्रो का रिकंसिलेशन का एडवर्स बैलेंस, नोस्ट्रो का रिकंसिलेशन का एडवर्स बैलेंस। तो सर क्या इंक्लूड होगा,
बैन आईसी, बी से ब्रांच अरेंजमेंट अकाउंट, बी से ब्रांच अरेंजमेंट, ए से अब्रॉड की बोरेंगे, अब्रॉड की बोरेंगे, एन से नॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है ना। बैन आईसी, बैन आईसी। अब आईसी कोई भी इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ फोर्थ नाइटली वो मुझे लेना पड़ेगा, चाहे आपने अकाउंट फॉर कराओ या नहीं कराओ, इंटरेस्ट अक्रूड मुझे लेना पड़ेगा फोर्थ नाइटली, फोर्थ नाइटली, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड। आईसी, सी से कोई भी कैश कोलेटरल अकाउंट अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, कैश कोलेटरल अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, कैश कोलेटरल अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, कैश कोलेटरल अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो बैन आईसी क्या हो गया सर, बैन आईसी। बी से ब्रांच अरेंजमेंट अकाउंट, ए से अब्रॉड से बोरिंग, एन से नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन का एडवर्स बैलेंस, आईसी इंटरेस्ट अक्रूड फोर्टनाइटली हुआ है, सी से कैश कोलेटरल, कैश डेरिवेटिव कोलेटरल, ठीक है, कैश कोलेटरल डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए। डन सर। अब सर वापस से एडवांस का तुमको क्या क्या बताना है, एडवांस का इंटरनल कंट्रोल बताओ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करो और रिकवरेबिलिटी देखो। एडवांस का क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल बताओ, सब्सटेंटिव चेक करो, रिकवरेबिलिटी देखो। तो सर एडवांस का इंटरनल कंट्रोल एक तो अपन ने जो पहले देखा था ना, सेम लगभग वही है, इंटरनल कंट्रोल लगभग लगभग वही है। लोन लेने के पहले और लोन देने के बाद। लोन लेने के पहले अपन ने क्या क्या करा था, सारे डॉक्यूमेंट लिए थे, उससे सिक्योरिटी ली थी, उसकी औकात देखी थी, क्रेडिट वर्थिनेस देखा था, डॉक्यूमेंट लिए थे, सिक्योरिटी ली थी, ठीक है, 3 पॉइंट वो। तो चौथा पॉइंट और लिख देना कि लोन ऑथोराइज था या नहीं था, लोन ऑथोराइज था या नहीं था, ठीक है। बेसिक सी चीज है कि जब भी आप लोन दे रहे हो तो ऑथोराइज बंदा ही लोन देगा, ये नहीं कोई अनऑथोराइज बंदा आके लोन दे दे। तो जब भी आप लोन दे रहे हो तो ऑथोराइज बंदा ही लोन देगा, अनऑथोराइज बंदा लोन नहीं देगा, ये चीज देखनी है अपन को। तो वही बेसिक चीज है। पहले वहां पे क्या क्या देखा था अपन ने कि लोन देने से पहले उसकी औकात देखो, क्रेडिट वर्थिनेस, उस बंदे की क्रेडिट वर्थिनेस देखो, सिक्योरिटी ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो, सिक्योरिटी ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो, सिक्योरिटी ले लो और डॉक्यूमेंट ले लो, सिक्योरिटी ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो। ये 3 पॉइंट वापस सेम देखे थे अपन ने, सेम होगा, सिक्योरिटी ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो और क्रेडिट वर्थिनेस देख लो। साथ में जब लोन दे रहे हो तो लोन केवल ऑथोराइज बंदा ही देगा, कोई अनऑथोराइज बंदा नहीं देगा। तो ये एक नया पॉइंट है पर बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है कि लोन देने के पहले क्या आप देखना है आपको कि केवल ऑथोराइज बंदा ही लोन दे, हर कोई बंदा ना दे, तो डेलीगेटेड अथॉरिटी ही लोन देगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोन लेने के पहले कर सकते हो। लोन देने के बाद क्या करोगे, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट रिव्यू करना है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट रिव्यू करना है। साथ में आपको देखना है ऑपरेशन ऑफ अकाउंट के अलावा कि कभी भी उसकी लिमिट ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ना चला जाए, ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं चले जाए। तो आपको यहाँ पे भी सेम करना है कि एक तो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट देखना है, साथ में कभी भी उसकी ड्राइंग पावर से ज्यादा उसकी लिमिट ना चले जाए, तो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन देखते रहना, ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन देखते रहना। सेम वो के वही पॉइंट है, वो के वही चैप्टर है, वो के वही। बस इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा है कि यूज ऑफ फंड देख लेना, यूज ऑफ फंड वही कि तुम जो पैसा ले रहे हो घर खरीदने के लिए, तो घर खरीदने के लिए ही लोन तुमने घर खरीदने के लिए लिया है, तो घर खरीदने के लिए ही यूटिलाइज लेना, उसकी कार मत लेना, उसकी कार मत लेना। तो बस वही है यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो तुमको लोन लेने के पहले, लोन लेने के बाद, लोन लेने के पहले, लोन लेने के बाद, तुमको क्या लेना, लोन लेने के पहले, लोन लेने के पहले मुझे देखना है उसकी औकात देखी, क्रेडिट वर्थिनेस से, उसे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी मैंने ले लिया, ठीक है। और बाकी एक ऑथोराइज बंदे ने ही लोन दिया है। लोन लेने देने के बाद का देखना है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट चेक करना है, साथ में ड्राइंग पावर चेक करनी है कि ड्राइंग पावर से ज्यादा उसने ना ले लिया, और उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड मुझे चेक करना, ठीक है। ये तुम कर सकते हो। और नहीं सर किसी को अगर दूसरी ट्रिक से याद करना है, वैसे तो बहुत सिंपल यार, याद हो गया होगा। अगर किसी को नहीं सर दूसरी ट्रिक से याद करना है तो सर एक काम करो, यूको बैंक में जाओ, यूको बैंक में। यूको बैंक के इंटरनल कंट्रोल इतने अच्छे हैं ना, यूको बैंक के इंटरनल कंट्रोल, तुम वहां पे यूको बैंक के इंटरनल कंट्रोल देख के दास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, यूके बैंक के इंटरनल कंट्रोल देख के दास हो जाओगे, यूको बैंक के इंटरनल कंट्रोल देख के तुम दास हो जाओगे, दास, यूको बैंक के इंटरनल कंट्रोल देख के। यू से यूज ऑफ फंड, यू से यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड देखना है तुमको। सी से क्रेडिट वर्थिनेस देखनी है, बोरोवर की क्रेडिट वर्थिनेस देखनी है। ओ से ऑपरेशन ऑफ अकाउंट देखना है, ऑपरेशन अकाउंट। तो ये क्या हो गया, यूको, यूको हो गया, यूको हो गया। अब दास हो जाओगे, दास। डी से डॉक्यूमेंट तुमको सारे लेने हैं, ऑथोरिटी तुम देख लेना जिसने सैंक्शन करा, और एस से सिक्योरिटी ले लेना, ठीक है ना। तो किसी से भी याद करो, जिससे करो। उसके बाद तुमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने हैं। देखो भाई अपनी बहुत बार बात हुई भी है कि कभी भी आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओगे तो 100% चीजों पे लगा सकते हो। नहीं सर वो तो सैम्पलिंग पे लगता है, वो तो सैम्पलिंग, तो वही करना है। जो भी लार्ज एडवांसेस है, लार्ज एडवांस, उस लार्ज एडवांस को सैंपल बेसिस पे चेक करो। कैसे, लार्ज एडवांस को सैंपल बेसिस पे चेक करो। साथ में अगर तुमने लोन लिया है तो मेनली तो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो कि जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो सही पे हो रहा है। तो लोन में तुमको देखना है कि लोन जो है लार्ज एडवांस को पहले तो सैंपल बेसिस पे चेक करो, लार्ज एडवांस को सैंपल बेसिस पे चेक करो। साथ में जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तुमको चेक कर लेनी है, ठीक है ना। बेसिक सी चीज है कि सब्सटेंटिव प्रोसेस तुमको क्या लगाना है, तुमसे कोई पूछे तो सीधी बात है, मैं सब्सटेंटिव प्रोसेस सब पे नहीं लगा सकता, मेरे को सैंपल लेने पड़ेंगे, सैंपल।
तो ये रहा सैंपल, तुमको सैंपल लेना है, जो भी बड़े बड़े एडवांस है, लार्ज एडवांस, उसको सैंपल बेसिस पे चेक करो। सीधी बात है, बेसिक है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर दिमाग में आते ही आ जाएगा कि मैं सारी चीजें नहीं चेक कर सकता, मुझे सैंपल लेने पड़ेंगे, मुझे सैंपल लेने पड़ेंगे। साथ में लोन है तो इंटरेस्ट तो चेक करना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की एक्यूरेसी चेक करूंगा, ठीक है। अब मुझे सारे गंदे अकाउंट चेक करने हैं, गंदे अकाउंट। गंदे अकाउंट कौन होते हैं? जिसपे आरबीआई ने, किसी ने भी, आरबीआई ने, बैंक के ऑडिटर वगैरह ने एडवर्सली कमेंट करा है, एडवर्सली कमेंट करा है। जो अभी तक एनपीए हुआ नहीं है पर एनपीए होने वाला है, क्या होता है वो सर? एसएमए अकाउंट, एसएमए 1, एसएमए 2, एसएमए अकाउंट होते हैं वो। एक तो एडवर्स अकाउंट बहुत गंदा होता है, कि एसएमए अकाउंट गंदा होता है। और क्या होते हैं सर? जो क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट होते हैं, जो 12 महीने के अंदर अंदर ही सैंक्शन होती है, 12 महीने के अंदर अंदर मर गए, मतलब एनपीए हो गए, 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए हो गए, वो चेक करना है। जो रीस्ट्रक्चर हो गए, लेट से 5 साल का उनका पीरियड था, 5 साल में पैसा चुकाना है, 5 साल में नहीं चुका है, वो बोल रहा है रीस्ट्रक्चर करके 10 साल कर दो, उसको रीस्ट्रक्चर करके 10 साल कर दो, वो भी गंदा है। तो ये सारे गंदे अकाउंट है, गंदे अकाउंट। तो तुमको गंदे अकाउंट चेक करने, जैसे एडवर्सली कमेंटेड, एसएमए, क्विक मोर्टेलिटी या रीस्ट्रक्चर। तो सर गंदे अकाउंट कौन से होते हैं? ए क्यू आर एस। क्या होते हैं सर गंदे अकाउंट? ए क्यू आर एस। क्या होते हैं? ए क्यू आर एस। क्या होते हैं सर गंदे अकाउंट? ए क्यू आर एस। क्या होते हैं? ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस। ए से एडवर्सली, जिसने कमेंट करा हुआ, एडवर्सली कमेंट करा हुआ। क्यू से क्विक मोर्टेलिटी, क्यू से क्विक मोर्टेलिटी, क्विक मोर्टेलिटी। आर से रीस्ट्रक्चर, आर से रीस्ट्रक्चर, आर से रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर। एस से एसएमए 1, एसएमए 2 वाला, एसएमए 1, एसएमए 2 वाला, ठीक है। तो तुमको अगर कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोल दे कि तुमको लोन एडवांस पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है, तो कैसे याद करोगे सर? सब्सटेंटिव के दिमाग में आते ही पहले, सब्सटेंटिव दिमाग में आते ही पहले तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में सैंपल बेसिस आना चाहिए, कि मैं सारी चीज़ चेक नहीं कर सकता, मुझे सैंपल बेसिस पे, मुझे लार्ज एडवांस को सैंपल बेसिस पे चेक करना है। मैं सारी चीज़ चेक नहीं कर सकता, मुझे लार्ज एडवांस को सैंपल बेसिस पे लेना है, लार्ज एडवांस को मुझे सैंपल बेसिस पे लगाना है, ठीक बात है ना। तो लार्ज एडवांस को तुमको सैंपल बेसिस पे लगाना है, तुमको क्योंकि सारी चीज़ चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो लार्ज एडवांस सैंपल बेसिस पे, और इस लोन के अंदर इंटरेस्ट तो तुमको चेक करना ही करना है, इंटरेस्ट तो तुमको चेक करना ही करना है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब तुमको गंदे अकाउंट चेक करना है। गंदे अकाउंट क्या होते हैं? ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस। ए से एडवर्सली कमेंटेड, ए से एडवर्सली कमेंटेड। क्यू आर एस, क्यू से क्विक मोर्टेलिटी, क्यू से क्विक मोर्टेलिटी। आर से रीस्ट्रक्चर हुए, आर से रीस्ट्रक्चर हुए। ए क्यू आर एस, एस से एसएमए 1, एसएमए 2 वाला है, ठीक है सर। ये अब तुमको रिकवरेबिलिटी चेक करनी, रिकवरेबिलिटी, कि वो एडवांस रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एडवांस जो भी दिया रिकवर हो पाएगा। तो मतलब उसकी औकात देखनी है। औकात किससे पता पड़ती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कैसे करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट से, ऑडिट रिपोर्ट से। तो ये 2 पॉइंट तो साथ में आ जाएंगे, कि अगर मुझे उसकी औकात देखनी है, मतलब उसकी रिकवरेबिलिटी देखनी है कि पैसा रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसकी औकात देखनी पड़ेगी। औकात कैसे पता पड़ेगी? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसा कैसे करूंगा? उसके ऑडिट रिपोर्ट से। तो मतलब दोनों साथ ही होंगे हमेशा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट तो साथ ही होते हैं, साथ ही होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट देख लूंगा। साथ में अगर उसने पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? उसने पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? मेरे पास उसकी सिक्योरिटी है ना, जो गिरवी रखाई थी, उसकी सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लूंगा, सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लूंगा। या फिर अपन ने मंथली बेसिस पे वो अपन को स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर का स्टेटमेंट दे रहा था, मंथली बेसिस पे अपन को स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर का स्टेटमेंट दे रहा था। तो मैं वो मंथली बेसिस का स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर का स्टेटमेंट लेके देख लूंगा कि वो उसके पास सफिशिएंट स्टॉक और डेटर तो है, सफिशिएंट स्टॉक और डेटर तो है। जो भी पीरियोडिकल स्टेटमेंट दे रहा था मुझे, उससे चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सर उसकी मुझे अगर औकात देखनी है तो सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल के साथ ऑडिट रिपोर्ट तो आएगी, बेसिक चीज़ है। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी सिक्योरिटी बेच के ले लूंगा, सिक्योरिटी बेच के ले लूंगा। या फिर जो इसका मुझे पीरियोडिकल स्टेटमेंट दे रहा था, उससे मुझे पता पड़ जाएगा, ठीक है सर। ऐसे हो जाएगा, एक तो ये हो गया, ठीक है। चलो अपनी ये हो गया। अब सर आओ जाओ एनपीए पे। देखो एनपीए का ये टॉपिक को याद करने का है नहीं, ये टॉपिक को याद करने का नहीं है, टॉपिक यहाँ से याद करने का है। तो सर अब उसको पढ़े नहीं पढ़े, तुम क्या बोलते हो? पढ़े? चलो एक बार पढ़ लेते, बाकी वो टॉपिक को याद करने के नहीं, वो समझने वाले टॉपिक है। ये जनरली केस सिनेरियोस बनते हैं, इनसे याद करने का नीचे, पर अपन आ गए हैं तो अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। चलो तो क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लासिफिकेशन का, तुमको क्या चेक करना है कि क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन सही बनाया नहीं बनाया। तो वो फर्स्ट जो पॉइंट है ना, वो तो इस क्वेश्चन से ही बन गया, क्वेश्चन से ही फर्स्ट पॉइंट बन गया। तो तुमको ये चेक करना है कि क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, एग्जामिन वेदर द क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो क्वेश्चन आएगा कि तुमको क्लासिफिकेशन प्रोविजन अप्रोप्रिएट है या नहीं, चेक करो। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्वेश्चन से ही बन गया कि एग्जामिन वेदर द क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। और क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना, वो सिस्टम से मतलब जो सीबीएस सिस्टम होता है, बैंक के पास कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर। तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम से होना चाहिए, मैनुअली मत करो, मैनुअली मत करो। और जब भी तुम प्रोविजन बनाओ तो अनसिक्योर और सिक्योर डेट पे अलग अलग बनाओ, सिक्योर अनसिक्योर डेट पे अलग अलग बनाओ। तो सर हमको क्या देखना है कि क्लासिफिकेशन जो भी है, क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो क्वेश्चन से ही फर्स्ट पॉइंट बन रहा है कि तुमको चेक क्या करना है कि क्लासिफिकेशन प्रोविजन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो तुम पहले ही देख लो, एक पॉइंट तो क्लासिफिकेशन का देख लो, एक पॉइंट
क्लासिफिकेशन का देख लो, क्या देखो क्लासिफिकेशन का कि क्लास, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो तुमको यही देखना है कि वेदर द क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। और क्लासिफिकेशन सारा का सारा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होगा, मैनुअल मत करना, मतलब सीबीएस सॉफ्टवेयर से होगा, मैनुअल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्या बोलता है इसी का पार्ट, कि प्रोविजन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो प्रोविजन जो बनेगा ना, अनसिक्योर पोर्शन और सिक्योर पोर्शन पे अलग अलग बनेगा। प्रोविजन का क्या पॉइंट आएगा कि सिक्योर पोर्शन और अनसिक्योर पोर्शन पे प्रोविजन बना नहीं बना, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है, इसमें क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है। और साथ में एक पॉइंट अलग से बोलता है कि डेट ऑफ एनपीए कंपेयर कर लेना, पिछली बार कोई एनपीए था, इस बार एनपीए नहीं है, तो तुम चेक कर लो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो अब सर क्वेश्चन आया कि क्लासिफिकेशन सही है या नहीं, प्रोविजन सही है या नहीं। तो क्लासिफिकेशन से फर्स्ट पॉइंट बनेगा तुम्हारा वेदर द क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट और नॉट। और क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होगी, सीबीएस सॉफ्टवेयर से, मैनुअली मत करना, मैनुअली मत करना, हो गया। फिर अब सेकंड पार्ट है इसका कि प्रोविजन सही है या नहीं, तो सिक्योर और अनसिक्योर पोर्शन पे प्रोविजन अलग अलग बनाना, एग्जामिन वेदर सिक्योर एंड अनसिक्योर पोर्शन पे प्रोविजन अलग अलग बनाया है, ठीक है। और एनपीए वाला एक अलग से पॉइंट है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन से आंसर बनाना, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, ऑटोमेटिक सीबीएस से बनेगा, ठीक है। प्रोविजन आ जाए, फिर क्लासिफिकेशन के बाद प्रोविजन आया तो प्रोविजन सिक्योर और अनसिक्योर पोर्शन पे अलग अलग बनेगा, ठीक है। याद भी हो गया, वैसे याद करने लायक था नहीं, फिर भी हो गया, ठीक है। ड्रॉइंग पावर, ये भी याद कराने लायक नहीं है, मैंने इसलिए काटा हुआ है, पर चलो अभी आ गया तो पढ़ लो एक बार कि ड्राइंग पावर तुमको हर बैंक की ना अलग अलग ड्राइंग पावर पॉलिसी होती है कि अपने कस्टमर का ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करें। एसबीआई की अलग है, पीएनबी की अलग है, यूको बैंक की अलग है, सबकी अलग अलग होती है। तो पहले अगर अपन को चेक करनी है, अपन को चेक करनी कि ड्राइंग पावर कैलकुलेशन सही है या नहीं, तो पहले मैं जानूंगा कि बैंक की क्या गाइडलाइन है ड्राइंग पावर के लिए, कि मतलब ये बैंक कैसे कैलकुलेट करता है ड्राइंग पावर। पहले मैं बैंक की गाइडलाइन जानूंगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गाइडलाइन। पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन जानूंगा, पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन जानूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गाइडलाइन फॉर एनपीए। पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन जानूंगा फॉर एनपीए, पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन डालूंगा फॉर एनपीए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन जानूंगा फॉर एनपीए, ठीक है ना। पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की गाइडलाइन जानूंगा, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक बार जनरल बता रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मार्जिन वार्जिन इन सब में मत जाओ अभी। जनरल फॉर्मूला होता है डेटर प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर, ये होती है जनरली डीपी। अभी मार्जिन वार्जिन में बच जाओ, भी यही होती है जनरली, यही मान के चलो। तो तुम हम एक एक करके चेक करो कि जो भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर पे तुम स्पेशल ध्यान देना, क्रेडिटर पे स्पेशल ध्यान देना, मतलब ये क्रेडिटर था, ये देखो स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन ऑन सन्ड्री क्रेडिटर, या फिर जो स्टॉक पे अपन ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा हुआ है, मतलब वो क्रेडिटर ही हो गया कि जिस स्टॉक को अपन ने एलसी से खरीदा हुआ है, एलसी से, मतलब वो क्रेडिटर ही हो गया ना एक तरह से, जो स्टॉक अपन ने एलसी से खरीदा हुआ है। तो स्पेशल ध्यान किस पे देना है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर पे, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले से सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। फिर तुमको क्या देखना है, स्टॉक, स्टॉक तो तुमको देखना है, अगर बड़ा स्टॉक है तो स्टॉक ऑडिट कराओ, स्टॉक ऑडिट कराओ, अगर बड़ा रेट है तो, बड़ा स्टॉक है तो स्टॉक ऑडिट कराओ, ठीक है बड़ा। और एक सर डेटर के रिलेटेड कोई भी पॉइंट अलग से नहीं है, डेटर के रिलेटेड पॉइंट अलग नहीं से नहीं है, डेटर का तो नहीं है, पर हाँ जैसे स्टॉक का हो गया, क्रेडिटर का हो गया, डेटर का कोई पॉइंट नहीं है, बस हाँ ये है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, अगर किसी का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो उस पर थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना, केयरफुली ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर इन्वेंट्री जो होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस होती है, इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस होती है, ठीक है ना। फालतू पॉइंट है, मतलब आप बस देख लो एक बार पढ़ के। तो इसको अगर तुमको याद भी करना है, वैसे तो जरूरत नहीं है, पर याद भी करना है तो क्या लिखना है सर, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन। हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है ड्राइंग पावर की, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है ड्राइंग पावर की, ठीक है ना सर, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी ड्राइंग पावर की। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि तुम्हारी गाइडलाइन क्या है इस ड्राइंग पावर को लेके, तुम्हारी गाइडलाइन क्या है ड्राइंग पावर को लेके। तो गाइडलाइन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कैलकुलेशन कैसे करनी है ड्राइंग पावर की, सबसे पहले मैं वो देखूंगा, क्योंकि मुझे चेक क्या करना है कि ड्राइंग पावर कैलकुलेशन सही है या नहीं, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो पहले मैं ये जानूंगा ना कि तुम्हारी गाइडलाइन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फॉर ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, फिर मैं चेक करूंगा, पहले तुमको जान तो लूं तुम्हारी गाइडलाइन, फिर मैं चेक करूंगा। तो मैं गाइडलाइन चेक करूंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या गाइडलाइन है, फिर मैं फॉर्मूले को देखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेटर प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर। तो पहले क्रेडिटर का एक पॉइंट, क्रेडिटर का क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन देना है सन्ड्री क्रेडिटर पे, ठीक है ना। और स्टॉक का एक पॉइंट, स्टॉक का एक पॉइंट क्या, अगर बड़ा बड़ा एक्सपोजर है, एक्सपोजर ज्यादा है तो स्टॉक की ऑडिट कराओ, स्टॉक की ऑडिट कराओ। तो एक सन्ड्री क्रेडिटर का और एक स्टॉक का। फिर एक पॉइंट अलग से लेना कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो केयरफुली ध्यान रखो, ठीक है सर, ऐसे याद कर सकते हो तुम इसको। फिर से ना इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल इसको अपन याद करेंगे अच्छे से कि सर वैसे तो याद तो यार ये भी करे ही अपन ने, है ना, याद ऐसा नहीं कि नहीं करे, इसको अपन ने फर्स्ट पॉइंट इससे बना दिया, एक पॉइंट इससे बना दिया, एक इससे बन गया, याद ये भी करे, है ना, पर इसको थोड़ा और अच्छे से याद करेंगे। सेल परचेस ऑफ एनपीए, कि तुमको सबसे पहले देखना है कि सेल परचेस ऑफ एनपीए में एक होता है जनरल पॉइंट, जनरल क्या होता है सर, एक जनरल पॉइंट, एक होता है सेलर के लिए,
कि जो एनपीए को बेच रहा है, एक होता है जो एनपीए को बाय कर रहा है, बायर। ठीक है, इनके लिए पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तो जनरल पॉइंट पे तुमको देखना है कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, साथ साथ बोलो। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, जो एनपी एटलीस्ट 2 साल के हो गए, जो एनपी 2 साल के हो गए। कौन बेच सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस चीज को बेच सकता है, 2 साल के एनपी वाले को। कैसे बेच सकता है, कैसे मतलब केवल कैश बेसिस पे ही बेचोगे और विदाउट रिकॉर्ड्स पे बेचोगे, केवल कैश बेसिस पे बेचोगे और विदाउट रिकॉर्ड्स बेचोगे, केवल कैश बेसिस पे बेचोगे और विदाउट रिकॉर्ड मतलब कैश। कैसे बेचोगे मतलब केवल कैश बेसिस पे ही बेचोगे और विदाउट रिकॉर्ड्स बेचोगे। वापस चाहिए तो नहीं होगा। नॉट परचेज द एनपीए विच आर ओरिजिनली सोल्ड, नॉट परचेज द एनपीए विच आर ओरिजिनली सोल्ड। एक बार बेच दिया तो उसको वापस नहीं खरीद सकते। तो कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस चाहिए तो नहीं होगा। कौन बेच सकता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पॉलिसी देखो कि कौन बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, किस चीज को बेच सकता है, जो एनपीए 2 साल तक बुक्स में होगा। कौन बेच सकता है, कैसे कौन बेच सकता है, किसको बेच सकता है, कैसे बेच सकता है। कैसे बेच सकता है, कैश बेसिस पे और विदाउट रिकॉर्ड्स, कैश बेसिस पे और विदाउट रिकॉर्ड। वापस चाहिए तो नहीं होगा। नॉट परचेज द एनपी ओरिजिनल सोल्ड, नॉट परचेज द एनपी ओरिजिनली सोल्ड। अब सर सेलर की बुक्स में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने कोई चीज बेच दी, मैंने कोई चीज बेच दी, तो अगर मैंने कोई चीज बेच दी है तो मुझे मेरी बुक्स से निकालनी पड़ेगी, मुझे मेरी बुक्स से निकालनी पड़ेगी। सीधी बात है ना, कोई असेट मैंने बेच दी, कोई असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट, कोई असेट मैंने बेच दी तो मेरी बुक से मुझे निकालनी पड़ेगी, मेरी बुक से निकालनी पड़ेगी। और अगर कोई प्रॉफिट एंड गेन लॉस हुआ, मतलब पी एंड एल हुआ, कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो मैं उसको अकाउंट फॉर करूंगा, प्रॉफिट और लॉस को अकाउंट फॉर करूंगा। कितना सिंपल पॉइंट है। तो बस वही है कि अगर आपने कुछ बेचा तो पहले तो अपनी बुक्स से निकाल दो, बुक्स से निकाल दो। अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ, क्या हुआ सर, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ हुआ है तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो। अगर प्रॉफिट हुआ हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ हुआ है तो उसका प्रोविजन बना के चलो, उसका प्रोविजन बना के चलो, ताकि वो अपन बाद में उसको किसी दूसरे एनपीए में अगर लॉस हुआ तो उसमें यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो अपन को सबसे पहले अगर अपन कुछ चीज बेची, कोई चीज बेची, तो अपन को अपनी बुक से निकालनी, अपनी अपन को अपनी बुक से निकालनी, अपनी बुक से निकाल दो। अब देखो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ है तो पीएनएल में डालो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रोविजन डालो, प्रॉफिट हुआ तो प्रोविजन डालो। तो जनरल पॉइंट अपन ने देखा कि कौन बेच सकता है, किसको बेच सकता है, कौन बेच सकता है, किसको बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, वापस ये तो नहीं। कौन बेच सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको बेच सकता है, 2 साल के एनपीए वाला। कैसे बेच सकता है, कैश बेसिस और विदाउट रिकॉर्ड्स। वापस चाहिए तो नहीं होगा, जो ओरिजिनली बेटा वापस खरीद नहीं सकते, ओरिजिनल बेचा जो। फिर अगर जो अपन ने बेच दिया, अपनी बुक से निकालो, लॉस हुआ है तो पीएनएल में डालो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रोविजन में डालो। अब है कि बायर, बायर बायर ने क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट खरीदी है, बहुत ही रिस्की असेट है, बहुत ही रिस्की असेट है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई बहुत रिस्की असेट है, बहुत रिस्की असेट है, तू प्रोविजन बना के चल, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा तो रिकवर नहीं होगा, इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत ही रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। भाई तूने बहुत रिस्की एसेट खरीदी है, तू प्रोविजन बना के चल इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। रिस्की एसेट खरीदी मतलब रिस्क वेटेज में मेरे को इसको 100% रिस्क वेट देना है। तूने बहुत रिस्की असेट खरीदी है, प्रोविजन बना के चल, तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट देख लेना एनपीए के लिए जो भी होती है तुम्हारी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा रिस्की असेट खरीदी है, 100% रिस्क वेटेज देना है। प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा, प्रोविजन बना के चल कि इसका पैसा रिकवर नहीं होगा। कि कोई भी अगर रिकवरी हुई तो पहले कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट में एडजस्ट होगी, एक्विजिशन कॉस्ट में, उसके बाद वाली, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा ना वो प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा जो होगा एक्सेस वो प्रॉफिट होगा। तो तू प्रॉफिट बना के चल, प्रॉफिट बना के चल। तू तू क्या, सॉरी, तू बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, तू प्रोविजन बना के चल, पैसा रिकवर नहीं होगा। बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, तू प्रोविजन बना के चल, ये पैसा रिकवर नहीं होगा। बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, तू प्रोविजन बना के चल, ये पैसा रिकवर नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, तू प्रोविजन बना के चल, ये पैसा रिकवर नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है, 100% रिस्क वेटेज, तू प्रोविजन बना के चल, तो प्रोविजन बना के चल, प्रोविजनिंग प्रोविजन रिक्वायरमेंट,
तू बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट है, 100% रिस्क, तू प्रोविजन बना के चल, प्रोविजन बना के मतलब प्रोविजन रिक्वायरमेंट, किसका पैसा रिकवर नहीं होगा, अगर कुछ रिकवर हुआ तो पहले एक्विजिशन कॉस्ट पे जाएगा, फिर बाकी प्रॉफिट में जाएगा। अगर कोई LIC पॉलिसी, अगर कोई LIC पॉलिसी, अगर LIC पॉलिसी के अगेंस्ट मैं कोई लोन ले रहा हूँ, LIC पॉलिसी के अगेंस्ट मैं कोई लोन ले रहा हूँ, तो सिंपल सा है कि कोई भी अगर मैं LIC पॉलिसी के अगेंस्ट नेम ले रहा हूँ, तो वो LIC जो पॉलिसी है ना, वो बैंक के नाम पे दे दो, बैंक के नाम पे दे दो पहले, तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले तो जो भी LIC की पॉलिसी हो बैंक के नाम पे डालो, बैंक के नाम पे दो, क्योंकि जिसके नाम पे पॉलिसी होगी उसी को तो पैसे मिलेंगे फाइनली, जो भी LIC की पॉलिसी होगी। अब सीधी बात है ना, LIC की पॉलिसी होती है, तो आजकल के लोग बड़े होशियार हो जाते हैं, लोन लेने पहुंचे ना, तो भाई तुम लोन तो ले रहे हो, लोन अगर 1 करोड़ का ले रहे हो, तो पॉलिसी कितने करोड़ की होनी चाहिए, पॉलिसी मिनिमम 1 करोड़ की तो होनी चाहिए ना, मतलब उसकी सरेंडर वैल्यू, उसकी सरेंडर वैल्यू देखो, उसकी सरेंडर वैल्यू, कि तुम जितने का लोन ले रहे हो एटलीस्ट उतने की पॉलिसी हो, पॉलिसी तभी तो अपन लोन देंगे, वरना उसको लोन क्यों देंगे। तो एक तो पॉलिसी बैंक के नाम देखो और उसकी सरेंडर वैल्यू। पर तुमको क्या लगता है LIC वाले यूं ही पैसा दे देते हैं? नहीं भाई, आप आपको हमेशा ना पैसा ऐसा ही नहीं मिलता, आपको प्रीमियम देनी पड़ती है। आपको क्या देनी पड़ती है? प्रीमियम भरनी पड़ती है, प्रीमियम। या तो आप टाइमली बेसिस पे प्रीमियम भरो, तो ऐसा ना हो कि आपने बैंक के नाम पे पॉलिसी कर दी और प्रीमियम ड्यू चल रही है, तो क्या बैंक तुम्हारी प्रीमियम थोड़ी ना भरेगा भाई। इतने होशियार मत बनो। होशियार कैसे बनते हैं? या तो प्रीमियम, वो पैसा ही नहीं, प्रीमियम भरी हुई नहीं होती, बैंक के नाम पे पॉलिसी कर देंगे, या फिर जब अपन उसको सरेंडर कराते हैं ना, एंड में सरेंडर, तो सरेंडर के टाइम पे कोई प्रीमियम देनी होती है, सरेंडर के टाइम पे कोई एक प्रीमियम डिडक्ट होती है, कोई प्रीमियम डिडक्ट होती है, तो वो देखेंगे कि सरेंडर के टाइम पे कौन सी प्रीमियम डिडक्ट होगी, कितनी प्रीमियम डिडक्ट होगी। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपको LIC के अगेंस्ट लोन लेना है तो बेसिक चीजें सोचो। LIC क्या होती है सर? LIC ऐसी होती है कि कोई मरने के बाद या फिर एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि एक टाइम पे सरेंडर करा सकते हो आप, ठीक है। तो किसको पैसा मिलेगा? जिसके नाम पे पॉलिसी होगी। किसको पैसा मिलेगा? जिसके नाम पे पॉलिसी होगी। तो आप उसको बैंक के नाम पे करा दो, आप उसको पहले बैंक के नाम पे करा दो। आप क्या कराओ उसको पहले? बैंक के नाम पे कराओ उसको पहले, ठीक है। आप उसको पहले बैंक के नाम पे करा दो, फिर उसके बाद सर बैंक के नाम पे तो कराए। अब आपको अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए, अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो सरेंडर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसकी सरेंडर वैल्यू भी देखोगे, सरेंडर वैल्यू भी उतनी है या नहीं है। अब आजकल लोग होशियार कैसे होते हैं कि बिना प्रीमियम दे, मतलब LIC की पॉलिसी है तो प्रीमियम देना ही पड़ेगा ना, बेसिक बेसिक चीजें। LIC की पॉलिसी प्रीमियम देना ही पड़ेगा, तो बिना प्रीमियम दे तुम डायरेक्ट बैंक के नाम करा दो, या फिर सरेंडर के टाइम पे कोई प्रीमियम लगती हो, सरेंडर के टाइम पे कोई प्रीमियम लगती है, बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको ऐसे ही याद करना है और यही चीज है इसकी, ईजी है, कुछ नहीं है। क्या है सर? कि एक तो बैंक के नाम पे तुम बैंक को असाइन कर दो, बैंक के असाइन कर दो, बैंक को असाइन कर दो, और जितने का लोन ले रहे हो उतनी सरेंडर वैल्यू भी है या नहीं, सरेंडर वैल्यू कितनी है। और लोग कैसे होशियार बनते हैं कि प्रीमियम पेड ही नहीं करी, तो देखो कि प्रीमियम पे हुई है या नहीं हुई है, या फिर सरेंडर के टाइम पे कोई प्रीमियम लगती है, वेदर सरेंडर वैल्यू सब्जेक्ट टू एनी सर्टेन प्रीमियम, तो वो भी चेक करो, वो भी तुमको चेक करना है। अब तुमको देखना है और वेरिफिकेशन ऑफ अदर असेट, इसमें कोई याद करने वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, ये बस मैंने डाल दिया, तो एक बार नजर फेर लेते हैं कि अब हर जितनी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस कोई वेरिफिकेशन करती है, ब्रांचेस वेरिफिकेशन मतलब ब्रांचेस जो आपस में ट्रांजेक्शन करती है, तो उसको रिकनसाइल करना होता है। तो बस देखो इंटर ऑफिस के अंदर कि जितने भी इंटर ऑफिस अकाउंट्स हैं, तो ABCD बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो वो आपस में लड़ेंगे कि नहीं तू रिकनसाइल करना, मेरी तू नहीं, तू रिकनसाइल करना, तू नहीं, तू रिकनसाइल करना, तू नहीं, तू रिकनसाइल करना, तो आपस में लड़ेंगे, कोई रिकनसिलेशन बनाएगा ही नहीं, कोई रिकनसिलेशन बनाएगा ही नहीं। तो रिकनसिलेशन इसलिए हमेशा सेंट्रल लेवल पे बना लो, रिकनसिलेशन सेंट्रल लेवल पे बना लो, कि ब्रांच वाले आपस में लड़े ना कि कौन रिकनसिलेशन बनाएगा। और रिकनसिलेशन बनाते वक्त तुम देख लो कितनी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, कितनी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज और अमाउंट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और कोई भी एडजस्टमेंट है तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी निकली अगर रिकंसिलेशन बनाते वक्त, तो उसको प्रॉपर्ली तुम डील कर लो, बुक्स के अंदर प्रॉपर्ली डील कर लो। सिंपल पॉइंट है भाई, और वैसे तो याद इसको ज्यादा इतना डिटेल में मत करो, एक बार थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है ना। जो याद कराना होगा वो मैं करा ही रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। वैसे तो अभी तक सारे ही याद कराया मैंने तुमको, ठीक है, और इससे ये भी करा ही दूंगा, चलो। तो इंटर ऑफिस ब्रांच के अंदर क्या होता है कि एक ब्रांच, अब इंटर ऑफिस ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर ब्रांच रिकंसिलेशन के लिए लड़ती है कि नहीं तू रिकंसिलेशन मत बना, मैं बनाऊंगा, मैं नहीं तू बनाएगा, तू नहीं मैं बनाऊंगा, ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे बढ़िया सेंट्रली रिकंसिलेशन कौन सेंट्रल लेवल पे बना लो, रिकंसिलेशन सेंट्रल लेवल पे बना लो, ठीक है ना। रिकंसिलेशन कैसे बनाना है? सेंट्रल लेवल पे बना लो। तो रिकंसिलेशन में पता पड़ा कि 10-12 एंट्रीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, 10-12 एंट्रीज अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो नंबर एंड अमाउंट ऑफ एंट्रीज आउटस्टैंडिंग जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकंसिलेशन बनाते हुए पता पड़ा अच्छा इस ब्रांच ने इतनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, इसने इतनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो तुम देख लेना कि कितने नंबर और अमाउंट एंट्रीज अभी तक रिकंसिलेशन नहीं करी। और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई तो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर ली, कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई तो प्रॉपर्ली डील कर ली, ठीक है।
सर अब अपन को देखना है नॉन बैंकिंग असेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन क्लेम। सर ये क्या होता है? देखो, तुम कभी भी अगर तुम जैसे अगर बैंक हो तुमको अगर किसी ने पैसे ना दिए, तो तुम क्या करोगे? उसकी घर गाड़ी गिरवी रखवा लेते हो, तुम घर गाड़ी गिरवी रखवा लेते हो, तो वो ले लेते हो, तुम उसकी घर गाड़ी ले लेते हो, तो वही होती है नॉन बैंकिंग असेट। तो तुम घर गाड़ी तुम डायरेक्ट ले लोगे क्या? नहीं, पहले तुमको कोर्ट केस वगैरह होंगे, तो कुल मिला के अगर बैंक के पास कोई घर पड़ा हुआ है तो मुझे देखना पड़ेगा बीइंग एन ऑडिटर कि बैंक ने पता चला इलीगली गुंडों से बुलवा के, गुंडों को भिजवा के घर कब्जे में ले लिया। ना 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 ना, वो कोर्ट, मुझे कोई एविडेंस वगैरह देखना पड़ेगा, कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया क्या, कि आज से ये घर एसबीआई बैंक का, मतलब मुझे ओनरशिप देखनी है, मुझे ओनरशिप देखनी कि असली में वो घर अब एसबीआई बैंक का हो गया, असली में वो घर एसबीआई बैंक का हो गया। ठीक है, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मुझे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखने पड़ेंगे कि जिससे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी किसकी है, तो ओनरशिप देखो, साथ में अब जो भी वो असेट मैंने ली बैंकिंग की, जो भी मैंने असेट ली, कार गाड़ी वाड़ी, मतलब गाड़ी वाड़ी घर गाड़ी ये सब, तो वो मैं होल्ड नहीं कर सकता, वो मुझे बेचनी ही पड़ेगी। मैक्सिमम मैं 7 साल तक ही उसे होल्ड कर सकता, वो मुझे बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी कोई बिजनेस की असेट नहीं है, वो तो मेरे को बस लेनी पड़ी जबरदस्ती, क्योंकि उसने मुझे लोन नहीं दिया था, तो मुझे जबरदस्ती लेनी पड़ी। तो मुझे ये क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर? मुझे करना पड़ेगा कि ये जो उसकी मैं पहले ओनरशिप देखूंगा, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले ओनरशिप देखना है, फिर ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, उसे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, फिर ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता मैं उसे, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। तो ओनरशिप के लिए मुझे एविडेंस देखने पड़ेंगे, जैसे कोर्ट वोट का ऑर्डर, ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखूंगा जिससे मुझे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पता पड़े कि वो बैंक के पास ही है। तो 2 पॉइंट तो उसके हो गए। मुझे ओनरशिप देखनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, होल्ड में केवल उसको मैक्सिमम 7 साल तक कर सकता हूँ, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। मुझे बेचना पड़ेगा, मतलब डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। दीज आर बीइंग हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्पोज ऑफ। तो मुझे को ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। ओनरशिप कैसे देखनी है? कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखो, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखूंगा कि उसकी ओनरशिप प्रॉपर्टी किसके पास है। ओनरशिप कैसे देखनी है? मुझे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखनी है कि उसकी ओनरशिप किसके पास है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखनी है कि उसकी ओनरशिप किसके पास है। तो मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, होल्डिंग पीरियड 7 साल, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। मुझे बेचना पड़ेगा, मतलब दीज आर बीइंग हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्पोज। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बस एक पॉइंट अलग से देख लो कि घर की वैल्यू क्या रखोगे तुम। असेट शुड बी रिकॉर्डेड वैल्यू लोअर ऑफ जो भी उस घर की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, या फिर जितना भी तुम्हारा एडवांस अभी नेट बुक वैल्यू, जितना भी एडवांस तुमने उसको दिया था जो पेंडिंग है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, असेट की वैल्यू या फिर नेट बुक वैल्यू, विच एवर इज लोअर, तुमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लोअर ऑफ नेट बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल, लोअर ऑफ नेट बुक वैल्यू और लोअर, ये एक वैल्यूशन हो गई। बाकी इसका क्या है? मुझे ओनरशिप देखनी, मुझे एक तो इसकी ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक ऐड नहीं कर सकता, बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक ऐड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, बेचना पड़ेगा। मुझे ओनरशिप देखनी है, ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, मुझे बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब बेसल 3 फ्रेमवर्क, मुझे क्या देखना है? बेसल 3 फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट देख लो। बेसल 3 फ्रेमवर्क का क्या एम होता है? बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या एम होता है? टार तार क्या एम होता है? तार 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 तार। टी से ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होता है, टी से ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर। ए से अब्सॉर्ब करता है वो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, ए से अब्सॉर्ब करता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस। ए से क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस। ए से अब्सॉर्ब करता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस। ए से अब्सॉर्ब करता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस। आर से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस प्रैक्टिस। आर से रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस, आर से रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस प्रैक्टिस, आर से रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस प्रैक्टिस। तो मुझे तार देखना, मुझे क्या देखना? तार तार, मुझे क्या देखना? तार तार। टी से ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, 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 टी से ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ए से अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे मुझे फाइनेंशियल एंड अदर प्रोसेस, मुझे मतलब वो अब्सॉर्ब कर लेता है फाइनेंशियल या फिर कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है। टी से ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ए से वो अब्सॉर्ब कर लेता है कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ए से वो अब्सॉर्ब कर लेता है कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस है। टी से ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ए से वो अब्सॉर्ब कर लेता है कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस है। आर से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, आर से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस।
TAR, T से ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड देखना है, A से ऑब्जर्व कर लेता है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, R से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, R से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है सर। कासा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो नॉर्मली क्या देखेगा ऑडिटर? बहुत सिंपल हो, क्या देखेगा कि सर एक तो अकाउंट जब ओपन कराते हो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो अकाउंट ओपनिंग तुम्हारा यूं ही कर देते क्या? नहीं नहीं सर, आजकल तो एक केवाईसी नॉर्म लगा दी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी चेक करेगा कि केवाईसी थी नहीं थे। फिर जब अकाउंट ऑपरेशनल हो गया, अकाउंट ऑपरेशनल हो गया मतलब मैं अब उसमें बैंक में मैं बैलेंस रखने पड़ गया, मैं बैंक में बैलेंस रखने पड़ गया, बैंक में आजकल मैं बैलेंस रखता हूँ। तो उस बैलेंस पे मुझे क्या मिलेगा? बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो सर एक तो जब मैंने अकाउंट ओपन कराया, देखो किसकी बात चल रही, पहले मैंने अकाउंट ओपन कराया, अब मैं अकाउंट को चलाने लग गया, अकाउंट ओपन हो गया मतलब मैं ऑपरेशनल हो गया अब अकाउंट। तो जब मैंने अकाउंट ओपन कराया तो क्या लगा मुझे? केवाईसी चेक करनी पड़ेगी कि अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, मतलब केवाईसी कंप्लाई कराने के। फिर जब वो अकाउंट अब ऑपरेशनल हो गया, अकाउंट ऑपरेशनल हो गया मतलब उसमें बैलेंस रखने पड़ गया, तो वो बैलेंस को कैसे चेक कर सकता है? बैलेंस को वो टेस्ट, ऑडिटर क्या करेगा? बैलेंस को टेस्ट चेक कर लेगा, बैलेंस पे टेस्ट बेसिस पे चेक कर लेगा, या फिर अगर उसे कोई बैलेंस और चेक करना है तो वो कस्टमर से कंफर्मेशन ले सकता है। क्या ले सकता है? कस्टमर से कंफर्मेशन ले सकता है कि भाई असली में तूने एसबीआई बैंक के अंदर 2 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए जो भी रख रखे या नहीं रख रखे, तो बैलेंस को कैसे चेक करेगा? कंफर्मेशन। और साथ में जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर लेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर लेगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त, बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी चेक करनी है, बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त केवाईसी देखना है। फिर जब अकाउंट ऑपरेशनल हो गया मतलब मैं उसमें बैलेंस रखने लग गया, मतलब मैं उसमें बैलेंस रखने लग गया, अगर मैं उसमें बैलेंस रख रहा हूं, अगर मैं उसमें बैलेंस रख रहा हूं तो मुझे बैलेंस को, ऑडिटर बैलेंस को कैसे चेक करेगा? टेस्ट बेसिस पे या फिर कंफर्मेशन मंगा लेगा, 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 टेस्ट बेसिस पे या फिर कंफर्मेशन मंगा लेगा। ठीक है। अब उस बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, उस बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर लेगा। और फाइनली फाइनली मैं अकाउंट को एक दिन क्लोज करा लूंगा, क्लोज करा दूंगा अकाउंट को। तो मैं क्लोज कब कराऊंगा? जब वो इनऑपरेटिव अकाउंट कहलाएगा, मतलब वो इनऑपरेटिव अकाउंट। मुझे क्या देखना है कि कोई भी अकाउंट अगर 2 साल से ज़्यादा तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। तो इनऑपरेटिव अकाउंट को मैं क्लोज करा दूंगा, इनऑपरेटिव अकाउंट को मैं क्लोज करा दूंगा। तो सर ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, कभी कासा अकाउंट चेक करना है, अकाउंट को ओपन कराना, अकाउंट को ओपन कराना। तो मैंने अकाउंट को ओपन कराया, अकाउंट को ओपन कराया मतलब मैंने केवाईसी चेक करूंगा, पहले अकाउंट ओपन कराते वक्त केवाईसी होनी चाहिए, केवाईसी होनी चाहिए। फिर अब वो अकाउंट ऑपरेशनल हो गया, फिर वो अकाउंट ऑपरेशनल हो गया, तो ऑपरेशनल अकाउंट हो गया, तो ऑपरेशनल अकाउंट में मैंने बैलेंस रखा, ऑपरेशनल अकाउंट में मैंने बैलेंस रखा हुआ, कुछ ना कुछ मैंने बैलेंस रखा हुआ है, तो उस बैलेंस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बैलेंस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो जो भी मैंने एक तो अकाउंट ओपन करा हुआ है तो उस पर मैंने बैलेंस रखा है, तो बैलेंस को कैसे चेक करेगा? टेस्ट बेसिस पे चेक कर लेगा, कंफर्मेशन मंगा लेगा। और उस बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख लूंगा। क्लोज कब कराऊंगा? अब मुझे बैंक को ओपन करा लिया, ऑपरेट करा लिया, मेरे को क्लोज कराना, मुझे अकाउंट क्लोज कराना है, तो क्लोज कब कराऊंगा? जब वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, जब वो इनऑपरेटिव हो जाएगा तो मैं क्लोज करा लूंगा, इनऑपरेटिव अकाउंट को मैं क्लोज करा लूंगा। ठीक है। तो ये वही पॉइंट है। ये देखो कि कोई भी, अगर मुझे सबसे पहले कि जब अकाउंट को ओपन कराया, अकाउंट को ओपन कराया तो केवाईसी नॉर्म देखनी है। फिर अकाउंट ओपन कराने के बाद मैं उसमें बैलेंस रखने लग गया, बैलेंस, तो बैलेंस को मुझे टेस्ट बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे चेक करना है बैलेंस को। साथ में मैं बैलेंस चेक करने के लिए कंफर्मेशन भी मंगा सकता हूँ, बैलेंस चेक करने के लिए मैं कंफर्मेशन भी मंगा सकता हूँ। अब बैलेंस पे मुझे क्या मिलेगा? उस बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं इंटरेस्ट को टेस्ट बेसिस पे चेक कर सकता हूँ। अब एंड में मैं अकाउंट क्लोज कब करा लूंगा? जब वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, जब वो इनऑपरेटिव हो जाएगा तब मैं उसको क्लोज करा लूंगा, मींस नो ट्रांजेक्शन ओवर ए पीरियड, नो ट्रांजेक्शन ओवर पीरियड ऑफ 2 ईयर, नो ट्रांजेक्शन। ठीक है, प्रोसेस हो गया, समझ में आ गया ना? अकाउंट ओपन कराते हो केवाईसी कराऊंगा, अकाउंट जब ऑपरेशनल हो गया तो उसमें बैलेंस रखा हुआ, मैंने बैलेंस रखा, बैलेंस को टेस्ट बेसिस पे कंफर्मेशन पे चेक करा लूंगा, उस बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखूंगा, फिर एंड में क्लोज करूंगा, एंड में करा दूंगा जब इनऑपरेटिव हो गया। ठीक है। इसमें ये दोनों सेम है बिल्कुल, इसका एक कॉमन पॉइंट है इसके सारे के। ये जनरली होते हैं डिमांड ड्राफ्ट, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बिल्स पेबल वगैरह होते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट बिल पेबल जब भी होते हैं ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना उन डिमांड ड्राफ्ट बिल पेबल के लिए कोई एक फॉर्म होता है, स्पेसिफिक फॉर्म होता है, स्पेसिफिक एक फॉर्म होता है कि आपको जब भी डिमांड ड्राफ्ट या बिल्स पेबल वगैरह दें तो वो फॉर्म भरना पड़ेगा, वो एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म होता है उसके लिए। उस फॉर्म को, उस फॉर्म में सेम जैसे क्रेडिट कार्ड को अपन ने क्या करा था, क्रेडिट कार्ड को जो इशू करा था, इशू उस पर कंट्रोल था, और बचे हुए जो क्रेडिट कार्ड थे
बचे हुए जो क्रेडिट कार्ड थे उसको संभाल के रखो, ये नहीं कि वो हर कहीं बिखर रहे। वैसे ही सेम इसका जो फॉर्म होते हैं उसको इशू करते वक्त कंट्रोल रखो, और जो बचे हुए फॉर्म है, बचे हुए फॉर्म उसको कंट्रोल में रखो, किसी लोकर वोकर में रोक रखो, लोकर वोकर में रोक रखो। फिर अब तुमको कभी भी डीडी वीडी इशू कराना है, कोई फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भर के क्या करोगे, उस पर साइन करोगे, उस पर साइन करोगे, उस फॉर्म भर के उस पर साइन करोगे। तो कस्टमर का क्या काम हुआ, फॉर्म भर के उसने साइन करा, फॉर्म भर के साइन करा, ठीक है। अब वो जब भी आपने डीडी वगैरह को इशू करता है, डीडी वगैरह को इशू करता है ना, तो उस एम्प्लॉय के पास एक प्राइवेट कोड होता है। एम्प्लॉय के पास क्या होता है, एक प्राइवेट कोड होता है। एम्प्लॉय के पास एक प्राइवेट कोड होता है। एम्प्लॉय के पास प्राइवेट कोड होता है कि वो एम्प्लॉय उस कोड को डालने के बाद उस ट्रांजैक्शन को, मतलब डीडी पेबल को ऑथोराइज कर सकता है। साथ में एक एडवाइस कंफर्मेशन, क्या होती है, एडवाइस कंफर्मेशन, कि मतलब एडवाइस कंफर्मेशन मतलब अगर पीएनबी का था, पीएनबी का डीडी बना और एसबीआई बैंक में पास होगा, वो एसबीआई बैंक के ऊपर था, कि सामने वाला जो बंदा था वो एसबीआई का था, मैं पीएनबी का था, तो मैंने तो पीएनबी से डीडी बनाया, पर वो एसबीआई में जाएगा, वो एसबीआई के अंदर जाएगा क्योंकि सामने वाले का अकाउंट एसबीआई के अंदर था। तो वो एक एडवाइस भेज के कंफर्म कराएगा, एडवाइस भेज के कंफर्म कराएगा कि आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, डीडी इशू हुआ नहीं हुआ, या आपने ही हम पे डीडी इशू कराया नहीं कराया, वो सब कंफर्म कराएंगे। आपस में दोनों एक दूसरे को एडवाइस भेजते हैं, ठीक है। तो एडवाइस, तो एक तो क्या है, सबसे पहले जब भी डीडी बनता है तो फॉर्म इशू होता है, फॉर्म होता है, तो फॉर्म को देखना है कि फॉर्म इशू करते हो कंट्रोल रखना है, साथ में जो बचे हुए फॉर्म है उस पर भी कंट्रोल रखना है। तो पहले तो हो गया वो फॉर्म के रिलेटेड पॉइंट हो गए कि फॉर्म एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो भी अनयूजुअल फॉर्म है उस पर कंट्रोल रखो, अनयूजुअल जो भी अनयूज्ड फॉर्म है, जो भी मतलब कि अब यूज नहीं आ रहा है उस पर कस्टडी पे कंट्रोल रखो। ये दो पॉइंट तो हो गए कि सबके एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म होता है, उसको जो भी अनयूज फॉर्म है उसको कंट्रोल में रखो, उसको कस्टडी के अंदर रखो, ठीक है। अब कस्टमर उस फॉर्म को लेके साइन करेगा, कस्टमर उस फॉर्म को लेके साइन करेगा, मेरे को डीडी की रिक्वेस्ट देनी है ना, तो मैं उस फॉर्म को लेके भरूंगा और साइन करूंगा, उसको लेके साइन करूंगा। तो साइन तुम देख लेना, जो साइन है वो चेक कर लेना, कस्टमर के साइन को चेक करना है, कस्टमर के साइन को चेक करना है। तो कस्टमर का काम खत्म, कस्टमर का काम खत्म यहाँ पर इन 3 पॉइंट में, कि कस्टमर ने क्या करा, फॉर्म लिया, अनयूज फॉर्म पे कंट्रोल रखा, मतलब वो तो चलो एम्प्लॉय ने रखा, पर फिर भी कुल मिला के फॉर्म लिया, फॉर्म लिखा के साइन कर दिया, फॉर्म लिखा के साइन कर दिया, और फॉर्म पे कंट्रोल होना चाहिए उसकी कस्टडी पे, कस्टडी और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास ही होनी चाहिए, उसने साइन कर दी। अब उसने जो कस्टमर था उसने तो फॉर्म वॉर्म भर के एम्प्लॉय को दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया। अब एम्प्लॉय को अगर वो प्रोसेस करना है तो एक रिलायबल कोड होना चाहिए उसके पास, एक रिलायबल मतलब प्राइवेट, हाँ रिलायबल प्राइवेट कोड होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास। साथ में जो भी बैंक होगा वो दूसरे को एडवाइस इशू करेगा, टेलीफोनिक ट्रांसफर टीटीए या डिमांड ड्राफ्ट है, वो इमीडिएटली एडवाइस से कंफर्म होगा, एडवाइस देके कंफर्म होगा कि आपने हम पे टीटी इशू करा था, आपने हम पे टीटी इशू करा था क्या, टीटी या डीडी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक कस्टमर का काम हो गया, एक बैंकर का काम हो गया। कस्टमर का काम क्या है, फॉर्म लिया उसने, एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म लिया, और जो बचे हुए फॉर्म थे उसकी कस्टडी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होनी चाहिए, तो उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, उस पर साइन करा, उस पर साइन करा, ठीक है। तो उसके बाद साइन करके उसने तो वो डॉक्यूमेंट सामने वाले को दे दिया। तो एम्प्लॉय का काम क्या है, बैंक के एम्प्लॉय का, उसके पास एक प्राइवेट कोड होना चाहिए, और जैसे ही उसने डीडी इशू हो गया तो एडवाइस लेके कंफर्म कर, एडवाइस लेके कंफर्म कर, सेम टू सेम पॉइंट इसी के भी, रिलायबल प्राइवेट कोड होना चाहिए, सिग्नेचर चेक करो, इमीडिएटली कंफर्म करो एडवाइस वगैरह से, ठीक है, सेम ही है सब। कंटिंजेंट लायबिलिटी के पॉइंट सर, हाँ जैसे ये वाले कम इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे याद हो गया होगा पर मैं बार बार नहीं करा इसको। अब जैसे ये वाला में फिर भी क्वेश्चन आ जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या क्या होती है बैंक की। तो जो सीपी होता है तुमको पता है, सीपीए एक जैसे यूएस सीपीए वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो मतलब बाहर के अफ्रीका के सीपीए वगैरह, अफ्रीका के सीपीएस वगैरह जो होते हैं, तो इंडिया में क्या चलता है, देखो यूएस सीपीए वगैरह जो होते हैं, अफ्रीका के सीपीए होते हैं, वो वहां पर वैल्यू करते हैं, वहां पर वैल्यू करते हैं। इंडिया के अंदर कंपेरेटिवली कम है, यहाँ पे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चलता है, यहाँ पे सीए चलता है ना, चार्टर्ड अकाउंटिंग। तो अपन उसकी गर्लफ्रेंड को क्या बोल रहे हैं, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, पता नहीं इंडिया में चले ना चले, इंडिया में चले नहीं चले। ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, पता नहीं इंडिया में चले नहीं चले। ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, ओ सीपीए की जीएफ, ओ सीपीए की जीएफ, ओ सीपीए की जीएफ, ओ सीपीए की जीएफ, ओ सीपीए की जीएफ। ओ से अदर आइटम फॉर विच बैंक इज कंटिंजेंटली लायबल। सीपीए की गर्लफ्रेंड, क्लेम कोई भी बैंक, क्लेम अगेंस्ट द बैंक, जो बैंक पे किसने क्लेम करा, नॉट एक्नॉलेज एज डेट, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज। पी से पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, पी से पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट। ओ सीपीए ऐसे एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वगैरह, ठीक है ना। तो ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, ओ से अदर आइटम्स फॉर विच बैंक इज कंटिजेंटली लायबल, अदर आइटम्स फॉर बैंक इज कंटिजेंटली लायबल। सीपीए की गर्लफ्रेंड, सी से
क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेट, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेट। सी पी, पी से पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, पी से पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, ए से एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट होगा, ए से एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट होगा, ए से एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट होगा। ओ सी पी की गर्लफ्रेंड जी एफ, जी से गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब कंस्टिट्यूएंट गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट। सी पी की जी एफ से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इनके अगर इनके लिए कोई भी लाइबिलिटी आई तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लाइबिलिटी, एफ से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लाइबिलिटी। तो कभी भी आई कि बैंक की कंटिंजेंट लाइबिलिटी कौन होती है, तो तुमको याद आएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी कौन है, एक सीपीए था उसकी गर्लफ्रेंड, तो ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तो ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, ओ से अदर आइटम्स फॉर विच बैंक इज कंटिंजेंटली लाइबल। ठीक है। सीपीए, सी से क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस डेट, सीपीए, पी से पार्टी पेड अप इन्वेस्टमेंट, ए से एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट की गर्लफ्रेंड, ओ सीपीए की गर्लफ्रेंड, जी से गारंटी, गारंटी जो भी दी बैंक में ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट की, जी एफ से फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी। ठीक है। अब तुम कैसे चेक करोगे कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये तो होता है कि बैंक की क्या क्या कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। अब कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए तुम्हारे क्या प्रोसेसर होंगे, तुम्हारे क्या प्रोसेसर होंगे उस कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए। तो मेरे को पहली बात तो कभी कंटिजेंट लाइबिलिटी जो एडोक, कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब किसी ने को भी अपन ने एडोक लोन दे दिया, किसी को भी एडोक लोन दे दिया, तो अगर आप किसी को एडोक फैसिलिटी दे रहे हो बिना सोचे समझे, तो एडोक किसी को फैसिलिटी दो ना, तो केवल रेगुलर कस्टमर है जो अपना बैंक का रेगुलर कस्टमर है, केवल उसी को एडोक कस्टमर, उसी को दो, हर किसी को मत दो, केवल जो रेगुलर कस्टमर है उसी को एडोक दो। या फिर उसके अलावा अगर कोई एडोक मांगने आया ना, कोई कंटिजेंट जैसी चीज एडोक मांगना है, तो वो केवल जो अच्छे कस्टमर है, दमदार कस्टमर है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, केवल उनको दो। तो अपन को एडोक लाइबिलिटी किसको देंगे, अपन एडोक, ऐसी एडोक वगैरह किसी को भी अपन लोन देना है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं, जो अपने रेगुलर कस्टमर है बैंक के, अरे भाई इनको तो चलेगा एडोक, इनको तो एक बार कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट दे दो, एडोक दे दो। जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर के अलावा और किसी को मत देना, बस हाँ जो फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, जो बहुत भयंकर लोग हैं, फाइनेंशियली अमीर लोग हैं, उनको दे सकते हो, उनको दे सकते हो। तो पहले क्या बात हुई कि जो एडहोक लाइबिलिटी होगी ना, एडहोक कैन बी एक्सटेंडेड ओनली टू द रेगुलर कंस्टिट्यूएंट, हर किसी को नहीं देंगे। पर एक्सटेंडेड एनी नॉन फंड फैसिलिटी, मतलब एडहोक फैसिलिटी या नॉन फंड फैसिलिटी अदर देन रेगुलर कस्टमर, अगर किसी रेगुलर कस्टमर के अलावा अगर अपन किसी को दे रहे तो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज्यादा बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो ईजी है दोनों सेम तरह के, कि केवल रेगुलर कस्टमर को एडोक लोन वगैरह ऐसा चीज दो, और अगर रेगुलर के अलावा और किसी को दे रहे हो तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। और बाकी कंटिंजेंट लायबिलिटी तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, एलसीबीजी, मेरे दिमाग में तो ये आता है एलसीबीजी, तो वो ही है कि कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट है इंपोर्ट का, तो वो तुमको वेरीफाई करना है कि जो शिपिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी पे होगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी पे होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। वैसे ही एलसी एक और होता है कंफर्ट लेटर, तो कंफर्ट लेटर का डिस्क्लोजर, कंफर्ट लेटर का डिस्क्लोजर कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिया नहीं दिया ये अपन को चेक करना है। गारंटी, गारंटी भी तुमको चेक करनी है, गारंटी जो भी कोई बैंक ने गारंटी इशू करी है तो वो भी तुमको चेक करनी है। तो तुमको क्या क्या चीजें चेक करनी है, तुमको एलसीबीजी चेक करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी क्वेश्चन है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी क्वेश्चन है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बहुत सिंपल है, तुमको क्या करना है, तुमको पहले देखना है कि जो एडोक या फिर नॉन फंड फैसिलिटी है वो केवल रेगुलर कस्टमर को दिए, केवल रेगुलर कस्टमर को ही दिए। अगर रेगुलर के अलावा और किसी को दिए तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, रेगुलर के अलावा और किसी को दिए तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। उसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, एलसीबीजी, क्या आता है एलसीबीजी, तो एलसी चेक करो, लेटर ऑफ क्रेडिट चेक करो, मतलब एलसी चेक करो, लेटर ऑफ क्रेडिट, और एलसी जैसा एक कंफर्ट लेटर भी होता है, एलसी मतलब लेटर ऑफ कंफर्ट भी होता है, कंफर्ट लेटर ऑफ कंफर्ट, तो एक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट और होता है लेटर ऑफ कंफर्ट, वो भी चेक कर लो, वो भी चेक करो, लेटर ऑफ क्रेडिट चेक करो, लेटर ऑफ कंफर्ट चेक करो, एलसीबीजी, बीजी मतलब बैंक गारंटी, एलसीबीजी चेक करना है मतलब बैंक गारंटी चेक कर लो, गारंटी चेक कर लो, एग्जामिन वेदर द बैंक गारंटी जो भी आपने दी है ट्रेड क्रेडिट के लिए वो बिल्कुल सही है, मतलब वो रिवोक हो जाएगी डेट ऑफ शिपमेंट पे, ठीक है। इतना लंबे में मत जाओ, बस तुमको गारंटी चेक कर लेनी है, ठीक है। बस अपने 5 पॉइंट तो यहाँ पर ही हो गए हैं, पर फिर भी तुमको देखना हो तो देख लो कि तुम्हारे पास जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम वो प्रॉपर्ली एबल है, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं कि वो प्रॉपर्ली सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे कंप्लीटली। जो भी तुम्हारे पास अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल है वो अच्छे, वो सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी को आइडेंटिफाई रिकॉर्ड कर लेंगे कंप्लीटली, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड कर लेंगे कंप्लीटली, ठीक है। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी में तुमको क्या चेक करना है, अब देखिए सर, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस दैट, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेजेस दैट, कोई भी ऐसा क्लेम जो अभी तक तुमने डेट एक्नॉलेज नहीं करा है, कि मेरे को अभी तक किसी ने मेरे पे क्लेम तो करा है पर मैंने अभी तक उसको डेट नहीं माना, मैंने उसको डेट नहीं माना, ये वाला था ना, ओ सीपी की गर्लफ्रेंड का सी वाला, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज, कि किसी ने मुझ पे कोई क्लेम करा है बैंक पे पर मैंने उसको अभी तक डेट नहीं माना, डेट नहीं माना। तो इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है इसका, ये देखो यहाँ पर ईयर एंड था 31 मार्च, मैंने अभी तक इसको कंटिंजेंट ही माना है, मैंने इसको डेट नहीं माना, यहाँ पर इसको मैंने अभी तक डेट नहीं माना, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर था 31 मार्च। तो ईयर एंड पे मैं देखूंगा कि ईयर एंड पे मैंने इसको अभी तक डेट क्यों नहीं मांगा, ईयर एंड का क्या स्टेटस है। हो सकता है कोई लोन, कोई केस वेस चल रहा है कोर्ट में, पर मेरे को पता है मैं जीतूंगा, मेरे को पता है मैं जीतूंगा। तो मैंने ईयर एंड पे क्या स्टेटस है, मेरे को क्या देखना है, ईयर एंड पे इसका क्या स्टेटस है, वो जीत रहा है केस या हार रहा है। साथ में मैं ऑडिट रिपोर्ट तो यहाँ पर साइन करूंगा ना, ऑडिट रिपोर्ट तो यहाँ पर। तो इसके बीच में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसके बीच में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई तुम हार गए केस, तुमको पैसा देना है, सब्सिक्वेंट इवेंट हुए। या फिर लॉयर से बातचीत करूंगा, लॉयर से बातचीत करूंगा कि भाई ये हारने वाला है, जीतने वाला है, ये सब। तो मुझे पहले तो देखना है कि ईयर एंड पे देखना है कि तूने अभी तक इसको डेट क्यों नहीं एक्नोलेज करा, मतलब इसको लाइबिलिटी क्यों नहीं माना। ईयर एंड पे स्टेटस देखूंगा। वो बोलेगा मेरे लॉयर ने मना करा, बोला मैंने लॉयर ने मना करा कि नहीं नहीं तुम जीतोगे, तुम जीतोगे, मेरे लॉयर ने मना करा। तो मैं लॉयर से बात करूंगा। तो मैं ईयर एंड पे स्टेटस देखूंगा कि तूने अभी तक इसको लाइबिलिटी क्यों नहीं माना। तो बोलेगा मेरे लॉयर ने मना करा, मेरे लॉयर ने मना करा। फिर उसके बाद जब तक ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा तो सब्सिक्वेंट पीरियड भी देखूंगा, इसके सब्सिक्वेंट पीरियड भी देखूंगा। साथ में कोई मीटिंग हुई हुई, अगर इस पीरियड के बीच में उनकी कोई मीटिंग हुई हुई है मैनेजमेंट वगैरह की, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की, इस केस को लेके, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी देख लूंगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्योंकि 3 पॉइंट तो स्टार्टिंग के बहुत ईजी थे। 3 पॉइंट क्या ईजी थे कि ईयर एंड पे, अब जैसे ईयर एंड 31 मार्च है, तो ईयर एंड पे क्या स्टेटस चल रहा है उस केस का। तो ये देखो स्टेटस ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन ईयर एंड, ईयर एंड पे में क्या केस चल रहा है। तो मैंने उसको बोलूंगा यार ये तेरा क्लेम चल रहा है, इसको लाइबिलिटी क्यों नहीं माना। बोलेगा मेरे लॉयर ने मना करा, मेरे लॉयर ने मना करा। तो मैं रिलेवेंट एविडेंस कोरस्पॉन्डेंस विद द लॉयर चेक करूंगा, लॉयर चेक करूंगा, ठीक है, मेरे लॉयर ने मना करा। मैंने कहा ठीक है चल, मैं ऑडिट रिपोर्ट तो यहाँ पे साइन करूंगा, तो सब्सिक्वेंट इवेंट भी देख लेता हूँ, इसके बीच के सब्सिक्वेंट इवेंट भी चेक कर लेता हूँ। सब्सिक्वेंट इवेंट कि सब्सिक्वेंटली कोई मीटिंग वगैरह हुई है तो उसके मिनट्स देख लूंगा, सब्सिक्वेंटली कोई मीटिंग वगैरह हुई है इस कोर्ट केस को लेके तो उसके मिनट्स देख लो, सिंपल। तो ईयर एंड पे अगर कोई केस चल रहा है तो उसका स्टेटस देखूंगा कि उसको तूने लाइबिलिटी क्यों नहीं माना। तो ईयर एंड का स्टेटस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है, बोलेगा मेरे लॉयर ने मना करा, मेरे लॉयर ने मना करा, तो कोरस्पॉन्डेंस विद द लॉयर। फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट तो बाद में साइन करूंगा, तो उसका सब्सिक्वेंट इवेंट भी देख लूंगा, बीच के सब्सिक्वेंट इवेंट भी देख लूंगा, ठीक है। और अगर बीच में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद कोई मीटिंग्स वगैरह हुई है तो उसके मिनट्स चेक कर लूंगा, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर तुमको क्या लगाना है, गारंटी पे और एलसीबीजी पे लगभग लगभग सेम है, गारंटी और एलसीबीजी, गारंटी और एलसीबीजी तो वही हो गया ना। तो तुमको क्या देखना है, लगभग सेम वो का वही कि गारंटी और एलसी वगैरह के लिए अगर तुम जब भी गारंटी और वो एलसी चेक करते हो ना, तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म। तो फॉर्म इशुएंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, फॉर्म जो भी फॉर्म होता है फॉर्म इशुएंस पे, प्लस जो रिमेनिंग बचे हुए फॉर्म हो उसको सही कस्टडी में रखो, उसको सही कस्टडी में, मतलब फॉर्म इशुएंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और जो रिमेनिंग अनयूज्ड फॉर्म है, अनयूज्ड फॉर्म, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, फॉर्म पे कंट्रोल होना चाहिए। प्लस एक पॉइंट है गारंटी रजिस्टर का, गारंटी रजिस्टर का, कि जो भी गारंटी के रजिस्टर में तुमने सारी गारंटी लिखी हुई होती है, गारंटी रजिस्टर में सारी गारंटीज लिखी हुई होती है कि हाँ ये गारंटी दी हुई है बैंक ने, ये गारंटी ली हुई है, ये गारंटी दी हुई है, ये गारंटी दी। तो मैं चेक कर लूंगा कि जो जो भी बैंक ने डिस्क्लोज करिएगा गारंटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसको गारंटी रजिस्टर से चेक कर लूंगा, गारंटी रजिस्टर चेक कर लूंगा। और जैसे ही कोई गारंटी एक्सपायर हो गई तो रजिस्टर से हटा लो, कोई गारंटी एक्सपायर हो गई तो रजिस्टर से हटा लो, ठीक है। तो ये दोनों के सेम पॉइंट है। जैसे 2 पॉइंट किसके हो गए, 2 पॉइंट तो हो गए कि जो भी फॉर्म है, फॉर्म, 2 पॉइंट हो गए रजिस्टर से, 2 पॉइंट किसके हो गए, रजिस्टर के। तो फॉर्म को इशू करते वक्त भी कंट्रोल होना चाहिए, और रिमेनिंग फॉर्म अनयूज फॉर्म पे भी कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल और इशुएंस ऑफ फॉर्म, इशुएंस ऑफ गारंटी, इशुएंस ऑफ गारंटी, ठीक है। साथ में जो अनयूज्ड गारंटी फॉर्म है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो इशुएंस पे भी तुमको इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, और अनयूज्ड है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इशुएंस पे भी होना चाहिए और अनयूज पे भी होना चाहिए, कि एक तो इशू कर दिए, बचे हुए जो अनयूज बचे, ठीक है। साथ में रजिस्टर, मैंने बोला रजिस्टर में सारी गारंटी लिखी हुई होती, तो मैं गारंटी का रजिस्टर देखूंगा कि असली में गारंटी के रजिस्टर में कितनी लिस्ट है, कितने अमाउंट की गारंटी इशू करी हुई है, रजिस्टर देखूंगा, ठीक है। और जो भी गारंटी एक्सपायर हो गई उसको मार्क ऑफ करो, उसको हटा दो, उसको हटा दो। गारंटी रजिस्टर देखूंगा कि एक्सपायर गारंटी, उसको मार्क ऑफ कर दो कि भाई हट गई, गारंटी हटा दो, कि ये तो गारंटी खत्म हो गया, उसका पीरियड निकल गया, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, 2 पॉइंट गारंटी के लिए। इसके लिए भी सेम है कि इंटरनल कंट्रोल किस पे देखने हैं, ऑन इशुएंस एज वेल एज ऑन कस्टडी ऑफ अनयूज्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इंटरनल कंट्रोल देखने मुझे ऑन इशुएंस, और जो रिमेनिंग वाले बच्चे, रिमेनिंग वाले फॉर्म पे सेम वही दो फॉर्म पे हो गए, 2 गारंटी रजिस्टर, मतलब रजिस्टर पे। तो यहाँ पर रजिस्टर का केवल एक ही पॉइंट है बस, कि मैं लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई कर लूंगा रजिस्टर से, लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई कर लूंगा रजिस्टर से। और बस कि जो भी एलसीबीजी वगैरह है उसको डिस्क्लोज कर देना, तुम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देना, लेटर ऑफ कंफर्ट को कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, डिस्क्लोजर। बाकी 2 पॉइंट फॉर्म के हो गए, 2 पॉइंट रजिस्टर के हो गए, इधर भी सेम है, ये पॉइंट फॉर्म का हो गया, ये पॉइंट रजिस्टर का हो गया। बस एक है कि डिस्क्लोजर देना तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी में, इसका सिंपल। चलो आ जाओ। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए तुमको क्या क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना होता है, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लिखा के लेना होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी में कुछ। तो तुमको क्या क्या चीजें मैनेजमेंट से कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखवा के लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सिंपल है। क्या लेना है, एक तो ये देखो,
ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, 3 पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम के, 4 पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी के, 3 पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम के, 4 पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी के, 3 पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम के, 4 पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी के। तो तुमको यही तो है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम ही तो होते हैं, जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वही तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के तुम्हारे 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी के। तो जो भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट फॉर कर लिए। मतलब इस पॉइंट से चलो कि अगर किसी भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में तुमने ट्रांजैक्शन करा है, कोई भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में ट्रांजैक्शन करा है, लाइक एलसी बीजी कुछ भी करा है, तो मुझे देखना है कि क्या आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करा है क्या ऑफ बैलेंस शीट आइटम का, वो आफ्टर ड्यू प्रोसीजर, आफ्टर कोई प्रोसीजर होता है कि एलसी बीजी इशू करने का, तो वो आपने प्रोसीजर फॉलो करा है। तो मतलब उस ट्रांजैक्शन में आने के लिए आपने प्रोसीजर फॉलो करा है, फिर जो भी हुआ वो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर कर लिया। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम प्रोसीजर फॉलो करके हुआ है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम प्रोसीजर फॉलो करके हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम प्रोसीजर फॉलो करके हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम प्रोसीजर फॉलो करके हुआ है और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। साथ में उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा ना, बेसिक सा चीज है, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपने कोई ना, अगर जिस भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में आपने एंटर हुए उसका कोई ना कोई अंडरलाइन डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई ना कोई अंडरलाइन डॉक्यूमेंट उसका है ही है। ठीक है, तो ऑफ बैलेंस शीट के 3 पॉइंट हो गए, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो भी अगर आपने एंटर हुए तो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हुए, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप एंटर हुए, साथ में होने के बाद आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर लिए, और जो भी ऑफ बैलेंस आइटम था उसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या होता है? सिंपल है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज्ड हो जानी चाहिए। और कंटिंजेंट लायबिलिटी का एएस क्या होता है? एएस 29 होता है, एएस 29, कि आपको एक बेस्ट एस्टीमेट बताना पड़ेगा एएस 29 के हिसाब से कि मेरी कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी आने वाली है, नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा एएस 29 के हिसाब से बेस्ट एस्टीमेट। आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब वो है कि जो आपके प्रोविजन ना हो, मतलब एक होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक होती है वो लायबिलिटी जिसके लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो आपको ध्यान रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी में कोई प्रोविजन वाली लायबिलिटी मत दिखा देना। अगर प्रोविजन वाली लायबिलिटी है तो उसका तो प्रोविजन ही बनाओ। तो वो यही बोल रहा है कि डू नॉट इंक्लूड एनी क्रिस्टलाइज लायबिलिटी, जो असली में आपको इनकर करनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ है तो आपको प्रोविजन बनाना है, ऐसा कुछ है तो आपको प्रोविजन बनाना है। अगर कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करी तो मैनेजमेंट से पूछो क्यों डिस्क्लोज नहीं करी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक तो है कि सारी की सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी सिंपल है, ध्यान से सोचो। कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए तुमको क्या क्या देखना होता है कि वो डिस्क्लोज हुई गई नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है। अगर नहीं हुई है तो मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन लो, डिस्क्लोज हो गई है नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो मैनेजमेंट से ये वाला पॉइंट, नहीं हुई है तो मैनेजमेंट से डिस्क्लोज लो, नॉट बिन डिस्क्लोज तो मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन लो कि क्यों डिस्क्लोज नहीं करी। तो डिस्क्लोज हो गई है नहीं हुई तो मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन लो। और आप जब डिस्क्लोज करते हो तो आपको एएस 29 का ध्यान रखना है, एएस 29 का ध्यान रखना है कि एस्टिमेटेड अमाउंट लिखो कि आपको कितना लॉस हो सकता है अगर असली में वो कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई तो। ठीक है, तो एएस 29 का ध्यान रखो। और उसके बाद उसके अंदर कोई प्रोविजन मत मान के चलो, मतलब कि कोई भी लायबिलिटी जो क्रिस्टलाइज हो गई है, असली में वो लायबिलिटी बन गई है तो उसका प्रोविजन बना, वो कंटिंजेंट नहीं, वो कंटिंजेंट नहीं है। तो बहुत सिंपल है, वापस से 3 पॉइंट, बस 5 ही पॉइंट टोटल याद करने, ये तो मैंने ज्यादा करा दिया, 7 हो गए। तो अब तुमको 5 पॉइंट देखने। तो जब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है तो तुमको क्या देखना है? 3 पॉइंट तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम, 3 पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम, 4 पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी, 4 पॉइंट कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऑफ बैलेंस शीट आइटम अगर तुमको इसमें एंटर हुए तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हुए, साथ में वो अपन ने बुक्स में अकाउंट्स फॉर भी कर लिया, बुक में अकाउंट फॉर भी कर लिया, मतलब अकाउंटेड इन द बुक्स। ठीक है, कोई अंडरलाइन डॉक्यूमेंट भी आपका उसके पास। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम प्रोसेसर फॉलो करने के बाद हुआ और बुक्स में भी डाल दिया, प्रोसेसर फॉलो करने के बाद हुआ और बुक्स में भी डाल दिया, प्रोसेसर फॉलो करने के बाद हुआ और बुक्स में डाल दिया, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी। ठीक है, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी को तुमको क्या देखना है कि वो डिस्क्लोज भी कर दिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज भी कर दिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज भी कर दिए। और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करिए तो नॉट बिन डिस्क्लोज, तो मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन लो कि क्यों डिस्क्लोज नहीं करिए। और कंटिंजेंट लायबिलिटी का एज कौन सा होता है? एज 29 के हिसाब से एस्टिमेटेड अमाउंट भी लिखो, एज 29 के हिसाब से एस्टिमेटेड अमाउंट भी लिखो। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर कोई क्रिस्टलाइज हो चुकी है, मतलब असली में वो लायबिलिटी बन चुकी है, तो उसका प्रोविजन बनाओ। सिंपल, डन। चलो इसमें 3-4 पॉइंट याद कर लो, जनरली ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन आता था, अभी तो आता नहीं है, कि बैंक जो ऑडिटर होता है कौन कौन से रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट इशू करता है ऑडिट रिपोर्ट के अलावा। तो तुमको मैंने क्या बोला था? आरआरआर, एक टोन पकड़ो, आरआरआर की टोन पकड़ो। क्या टोन पकड़ो? एक आईसीएफआर, एलएफआर, एसएलआर, आईसीएफआर, एलएफआर, एसएलआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएफआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएफएलआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, आईसीएफआर, एसएलआर, एलएफआर, ये आरआरआर की टोन पकड़ो, आर आर आर।
आर की टोन पकड़ो पहले, ICFR SLR LFR, ICFR SLR LFR, ICFR SLR LFR, ICFR SLR LFR। तो ये आर की टोन पकड़ो। और तुमको एक तो बहुत इजीली याद आता है कि बैंक का एक सर्टिफिकेट, ऑडिटर एक सर्टिफिकेट कौन सा इशू करता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, कि रिकंसिलेशन का, कि जो पीएमएस वाला कि बाहर वाला जो कस्टमर के बिहाफ पे जो मैनेज कर रही है वो बैंक पोर्टफोलियो को, वो एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफाई करता है। ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है। तो पीएमएस वाला, अगर तुमको थोड़ी सी भी बैंक ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएमएस जो एक्सटर्नल बंदों के लिए, कस्टमर के लिए जो बैंक मैनेज कर रही है पोर्टफोलियो, उसके लिए कौन सर्टिफिकेट इशू करता है, बाहर वाला एक्सटर्नल ऑडिटर। तो रिकंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटी जो पीएमएस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, जो पीएमएस अकाउंट पोर्टफोलियो बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए जो बैंक ने जो मैनेज कर रही है, ठीक है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट वो इशू करता है। ये सिंपल है पीएमएस वाला। फिर उसके बाद आर आईसीएफआर एसएलआर एलएफआर, आईसीएफआर एसएफआर एलआर, आईसीएफआर एसएलआर एलएफआर, आईसीएफआर एसएलआर एलएफआर, आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर, 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 आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर। ठीक है, और एक आधा कोई और देखना है तो एएलएम देख लो, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, और साथ में कंपनी ने जो भी इनकम रिकॉग्नाइज करी, एसेट क्लासिफाई करी, वो एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई करी है, वो भी बताना पड़ता है कि आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करिए इनकम रिकॉग्नाइजेशन और असेट क्लासिफिकेशन में, आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करिए इनकम रिकॉग्नाइजेशन और एसेट क्लासिफिकेशन में, और बाकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे करना है एसएफआर तीन, मतलब एक तो बहुत सिंपल है कि जो पीएमएस सिक्योरिटी का रिकंसिलेशन वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफाई करता है। फिर उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आर की टोन पकड़ाई मैंने तुमको, आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर, आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर, आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर, आईसीएफआर एलएफआर एसएलआर, आर की टोन पकड़ी तुमने। 4 पॉइंट ये हो गए। एक पॉइंट कोई सा भी देख लो, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एएलएम वाला देख लो, या फिर आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करिए रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्नाइजेशन और असेट क्लासिफिकेशन। सिंपल। कॉन्करेंट ऑडिटर का क्या स्कोप होता है, बहुत सिंपल है। कॉन्करेंट ऑडिटर को क्या क्या चेक करना होता है, कॉन्करेंट ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि कोई भी, सबसे पहले बैंक का काम क्या होता है, वो लोगों से कैश लेती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है, मतलब लोगों से डिपॉजिट लेती है। डिपॉजिट अगर उसने मेरे से लिया तो मतलब मेरे पास कैश आया। बैंक का काम क्या होता है, वो लोगों से डिपॉजिट लेती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है। तो मेरे पास डिपॉजिट लिया मतलब मेरे पास कैश आ गया, मेरे पास कैश आ गया। तो क्या क्या एरिया चेक करना है, डिपॉजिट चेक करना है, कैश चेक करना है। तो मैंने डिपॉजिट लिया, मेरे पास कैश आ गया, कैश। अब उस कैश का मैं क्या करूंगा, या तो मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं किसी और को उसका लोन एंड एडवांस दूंगा, उसको किसी और को लोन एंड एडवांसेस दूंगा। तो यही तो करता है बैंक का काम, क्या होता है, यही तो होता है, सिंपल सा है ना, नॉर्मल काम यही तो होता है। बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है, मतलब उस पर कैश आ गया, उस पर कैश आ गया। अब वो उस कैश का क्या करता है, या तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा, या फिर कहीं पे किसी दूसरे को लोन एडवांस देगा, दूसरे को लोन एडवांस देगा। तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा या तो हाउस कीपिंग में इन्वेस्ट करेगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्ट क्या करेगा, या तो हाउस कीपिंग में, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्या करेगा, या तो हाउस कीपिंग में, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्या करेगा, या तो हाउस कीपिंग में, फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट क्या करेगा, या तो हाउस कीपिंग में, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो तुमको कोई भी पूछे उसका क्या क्या स्कोप होता है, तो बस यही है सर। वो डिपॉजिट लेता है पहले लोगों से, डिपॉजिट लेने के बाद उसके बाद कैश आता है, कैश को या तो वो इन्वेस्ट करेगा, एडवांस देगा, या तो कैश से इन्वेस्ट करेगा कहीं पे उस कैश को, या फिर किसी दूसरे को एडवांस देगा वो, ठीक है ना। अब इन्वेस्ट क्या कर सकता है, या तो हाउस कीपिंग में, या फॉरेन एक्सचेंज में, या तो हाउस कीपिंग में, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये चीजें उसको चेक करनी होती है कॉन्करेंट ऑडिटर को। तो कॉन्करेंट ऑडिटर के लिए कॉन्करेंट ऑडिटर एडवांसेस को कैसे चेक करेगा, कॉन्करेंट ऑडिटर, पहले अपन ने पढ़ा था स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला, तो कॉन्करेंट ऑडिटर एडवांसेस को कैसे चेक करेगा सर, हो गया अपना एक चैप्टर। तो कॉन्करेंट ऑडिटर बहुत सिंपल है, बहुत चेक करेगा। एडवांस चेक करते हो, लोन देते वक्त, लोन लेते वक्त, लोन देते वक्त, लोन देते वक्त, देने के बाद, लोन देते वक्त, देने के बाद, लोन देते वक्त और देने के बाद, लोन देते वक्त और देने के बाद। साथ में अकाउंटिंग चेक करेगा, अकाउंटिंग चेक करेगा, एलसीबीजी अकाउंटिंग चेक करेगा, एलसीबीजी। तो लोन देते वक्त, लोन जब भी आपने दिया, सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट ले लिया, सिंपल है ना। लोन लेने के पहले सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट ले लेते हैं अपन, हर जगह अपन यही पढ़ रहे हैं लोन चेक करने के लिए। सिक्योरिटी ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो, साथ में लोन प्रॉपर्ली ऑथोराइज बंदा सैंक्शन करेगा, प्रॉपर्ली ऑथोराइज बंदा ही सैंक्शन करेगा। ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, सेम वो के वही पॉइंट है ये वाले, बस तोड़ फोड़ के हल्की सी लैंग्वेज बदल दी, चलेगा वो, ठीक है। तो लोन देने के पहले जनरली क्या चेक करेगा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए थे, सिक्योरिटी ले ली थी, डॉक्यूमेंट ले लेते, सिक्योरिटी ले ली थी, डॉक्यूमेंट ले लेते और सिक्योरिटी ले ली थी। सिंपल है, लोन देने के पहले आप क्या देखोगे कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, मैंने सारी सिक्योरिटी ले ली, और लोन सैंक्शन जो हुआ ऑथोराइज बंदे ने करा, लोन सैंक्शन ऑथोराइज बंदे। लोन देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा
पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन करूंगा, सुपरवाइज करूंगा कि वो फंड, जैसे वहां पे था ना यूज ऑफ फंड देखना है, वहां पे था ना अपन ने पढ़ा था दास ऑफ यूको बैंक, तो वहां पे अपन ने देखा था कि यूज ऑफ फंड कहां पर हो रहा है, फंड का यूज तो गलत जगह तो नहीं कर रहा, तो वो मैं सुपरवाइज करूंगा पोस्ट डिसबर्समेंट कि वो फंड गलत जगह तो नहीं कर रहा, साथ में जो भी स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह है वो मंथली सबमिट करा रहा है, सुपरवाइज करूंगा। मिस यूटिलाइज नहीं कर रहा किसी भी लोन को, वही यूज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो लोन देने के पहले मैंने क्या चेक करा, लोन देने के पहले मैंने उसको चेक करा कि भाई उसने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी दे दी, सारे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी उसने मुझे दे दी, और जो लोन जो सैंक्शन हुआ, लोन जो सैंक्शन हुआ ऑथराइज बंदे का, ऑथराइज बंदे का। अब लोन देने के बाद, अब तो लोन दे दिया मैंने, उसके पास पैसे चले गए, तो जो उसका यूज ऑफ फंड है वो मिस यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो मिस यूटिलाइज नहीं कर रहा। और पोस्ट डिसबर्समेंट एक्टिविटीज में करूंगा सुपरविजन फॉलोअप, कि मैं उसको महीने से महीने स्टॉक स्टेटमेंट मंगाऊंगा, वो सब मंगाऊंगा। पोस्ट डिसबर्समेंट एक्टिविटी देने के बाद मैं ये सब करूंगा, पोस्ट डिसबर्समेंट एक्टिविटीज करूंगा, और उसका यूज ऑफ फंड देखूंगा कि मिस यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। वो ये चीज देखेगा। साथ में अकाउंटिंग एलसीबी, साथ में क्या देखेगा 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 अकाउंटिंग एलसीबी, कि अकाउंटिंग जो क्लासिफिकेशन है मतलब अकाउंटिंग, वो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हुआ है, और एलसीबीजी जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू है वो डेलीगेटेड पावर से हुआ है, बैंक गारंटी भी प्रॉपर्ली बैंक रजिस्टर में डाल दी। तो एक तो एलसी चेक कर रहा है और एक बीजी चेक कर रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट देखने इजीली हो जाएंगे यार, ऊपर के 4 तो कितने सिंपल है, ऊपर के वो हर बार यही तो पढ़ रहे हैं अपन, ऊपर के 4 जैसे तो पॉइंट पढ़ रहे हैं। लोन एडवांस में, लोन देने के पहले, लोन देने के बाद, लोन देने के पहले क्या देखेगा, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए है, ऑथोराइज बंदे ने सैंक्शन करा है, उसको हर किसी को नहीं करा, ठीक है। लोन देने के बाद क्या करता है कि यूज ऑफ फंड क्या है, कहीं पे मिस यूटिलाइज नहीं करा है, कहीं पे मिस यूटिलाइज नहीं करा है। पोस्ट सुपरविजन एक्टिविटी, पोस्ट डिस्बर्समेंट एक्टिविटी में करता रहूंगा, फॉलोअप करता रहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंटिंग भी चेक कर लेगा कि क्लासिफिकेशन सही से हुआ है, और एलसीबीजी, और एलसीबीजी भी चेक करेगा। एलसी जो है वो भी ऑथराइज बंदे ने, डेलीगेटेड पावर वाले बंदे ने, ऑथराइज बंदे ने दी है एलसी, बीजी बैंक रजिस्टर में डाल दी, बैंक गारंटी बैंक रजिस्टर में डाल दी, मतलब गारंटी रजिस्टर में डाल दी, बैंक गारंटी। तो एलसी भी चेक कर ली, बीजी भी चेक कर ली, ठीक है, सिंपल, क्योंकि लोन एडवांस की बात चल रही है ना, उसमें तो एलसीबीजी भी आती है। डन, चलो डन। अब अपना एक बाकी है सर, फॉरेन एक्सचेंज को कैसे चीज चेक करेगा। फॉरेन एक्सचेंज बहुत ईजी है। कितने तरह के अकाउंट तुमने पढ़े हुए, कितने तरह के अकाउंट तुमको पता है फॉरेन के होते हैं। एक तो होता है एफसीएनआर अकाउंट, नॉन रेसिडेंट का जो होता है फॉरेन वाला, क्या होता है एफसीएनआर अकाउंट, वो चेक करेगा। एफसीएनआर अकाउंट फॉरेन करेंसी नॉन रेगुलेशन जो भी होता है यार, एफसीएनआर अकाउंट जो होता है, तो वो एफसीएनआर अकाउंट चेक करेगा, ठीक है ना। एक तो एफसीएनआर और एनआरई अकाउंट, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट और एनआर अकाउंट। तो अकाउंट कितने तरह के होते हैं तुम ये देखो, फॉरेन वाले जो भी तुम्हारे दिमाग में आते हैं। ये एएफएम में तुमने कुछ पढ़ा हुआ है, एएफएम, पूरे एएफएम के आंसर इसके अंदर, एएफएम के अंदर तुमने कोई वो पढ़ा था क्या, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। तो ये एएफएम के अंदर तुमने एक फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, एएफएम में, एएफएम में फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो वो देखेगा कि जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन कैंसिलेशन हुआ है वो चेक करेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखेगा, वो जो फॉरेन एक्सचेंज वाले वो देखेगा, ठीक है। साथ में वो, और तुमने क्या पढ़ा है एफएम के अंदर, नोस्ट्रो वोस्ट्रो पढ़ा होगा डेरिवेटिव के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के अंदर नोस्ट्रो वोस्ट्रो, तो वो नोस्ट्रो वोस्ट्रो देखेगा। तो ये हो गए वापस एएफएम वाले, क्या हो गए एएफएम वाले, ये भी एएफएम वाला हो गया, ये भी एएफएम वाला हो गया, ठीक है। ये एएफएम वाले पॉइंट हो गए। एएफएम वाले से तुमको 3 पॉइंट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 3 पॉइंट कौन से होंगे सर, एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी था उसका एक्सटेंशन कैंसिलेशन वो एग्जामिन करेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। साथ में तुमने नोस्ट्रो वोस्ट्रो पढ़ा था उसके अंदर, तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन, और बैलेंस जितना भी है, मतलब बाहर जितना भी पैसा अपना पड़ा है वो विद इन द लिमिट पड़ा है। बैलेंस जो भी है नोस्ट्रो के अकाउंट में वो विद इन द लिमिट है, बाहर जितना भी अपन ने पैसा रखा हुआ है, तो नोस्ट्रो में जितना भी पैसा अपन ने रखा है वो विद इन द लिमिट रखा हुआ है। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो तुमने एफएम में पढ़ा हुआ है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो का रिकंसिलेशन, और नोस्ट्रो में जितना पैसा है वो विद इन द लिमिट है। और एफएम में सर तुमने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, उसके अंदर कि फॉरवर्ड कौन से अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपन एक्सटेंड कराते हैं, कैंसिल कराते हैं, तो वो भी अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट वैसे याद हो गया। पर सर अकाउंट के रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट थे, एफसीएनआर अकाउंट होता है, एनआर एफसीएनआर होता है, एनआरई अकाउंट होता है, कि उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन करी वो परमिसिबल ट्रांजैक्शन करी, जो भी अकाउंट है। ये सारे पॉइंट किसके रिलेटेड है, अकाउंट के रिलेटेड, ये तीनों पॉइंट अकाउंट। तो एफसीएनआर अकाउंट, एनआर अकाउंट, अकाउंट के रिलेटेड ये पॉइंट हो गए। एफसीएनआर अकाउंट, एनआर अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई विद इन द लिमिट हुई, और ये पॉइंट भी अकाउंट के रिलेटेड है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अब पैसा आना जाना, पैसा आना जाना, जो भी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस हुई, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस हुई वो अकाउंट फॉर कर ली, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट फॉर कर ली। पैसा आना जाना, या तो पैसा आना जाना या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो भी करा, ठीक है, पैसा आना जाना। और फॉरेन बिल नेगोशिएशन भी तुमने चेक कर लिया, ये याद हो तो ठीक, वरना काफी पॉइंट याद हो गए अपन को। तो क्या क्या याद करा अपन ने,
एक तो एएफएम के ऐसे डायरेक्टली तुम देखोगे तो एएफएम से 3 पॉइंट डायरेक्ट याद हो गए थे। एएफएम 3 पॉइंट हमने क्या डायरेक्ट याद कर लेते सर एक तो हमने देख लिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सचेंज, हमने वहां पे पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो हमने याद कर लिया। साथ में नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट था, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन और उसका जो बैलेंस है नोस्ट्रो अकाउंट का परमिसिबल है। और फिर अपन ने बाकी सर ट्रिक आपने बताई थी कि एक तो अकाउंट रिलेटेड पॉइंट और पैसा आने जाने रिलेटेड पॉइंट, अकाउंट रिलेटेड पॉइंट और पैसा आने जाने रिलेटेड पॉइंट। अकाउंट रिलेटेड पॉइंट क्या सर आपने क्या पढ़ाया था, अकाउंट कितने तरह के होते हैं, फॉरेन वाले एफसीएनआर एनआरई अकाउंट जो होते हैं नॉन रेसिडेंट अकाउंट वगैरह, उसमें ट्रांजेक्शन परमिसिबल है। और नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट वो भी अपन ने चेक कर लिया। फिर पैसा आना जाना मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट फॉर हो गई, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट फॉर हो गई। देन तो ये भी अपना याद हो गया है। तुमको कुछ नहीं है, बहुत एक आईसीएसई में क्वेश्चन दिया था मैंने, बस वो भी ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप था कि तुमको रिवेन्यू लीकेज चेक करना है कि बैंक का कहीं भी रिवेन्यू है तो लीकेज ना हो। तो पहले तुम देखो बैंक का रिवेन्यू कहाँ कहाँ पर होता है, बैंक का रिवेन्यू कहाँ कहाँ पर होता है। जब भी बैंक स्टार्टिंग में लोन देती है ना, बैंक जब भी लोन देती है, जब भी लोन देगी तो एक प्रोसेसिंग फीस नाम से कुछ चार्जेस वो डिडक्ट करती है, मतलब वो प्रोसेसिंग फीस नाम से चार्ज करती है जो बोरोवर है उससे। तो जब भी लोन देती है ना, देती है तो देते वक्त एक तो वो प्रोसेसिंग फीस इनकम लेती है, वो हाँ लेती है, असली में लेती है कि जब भी लोन देगी ना तो स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करेगी कि हम लोन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी फीस लगी हमारे, तो एक तो लोन प्रोसेसिंग फीस मिलती है। फिर लोन देने के बाद क्या इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है। लोन पे कौन सी इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है। अगर इंटरेस्ट उसने पैसा नहीं दिया, मतलब ओवर ड्यू हो गया, इंटरेस्ट अगर ओवर ड्यू हो गया तो तुम ओवर ड्यू पे भी इंटरेस्ट लगाते हो, ओवर ड्यू पे भी इंटरेस्ट लगाते हो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। और अगर उसने पैसा नहीं दिया, मतलब ओवर ड्यू हो गई, वो पैसा दे ही नहीं रहा, तो हम उस पर चार्जेस लगाएंगे, पेनल एक्शन लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे, पेनल एक्शन लगाएंगे। तो तुमको यहाँ पे देखना है कि बैंक का कहीं पे भी रिवेन्यू लीकेज ना हो। तो बैंक के रिवेन्यू क्या क्या होते हैं, रिवेन्यू देखो स्टार्टिंग से एंड तक बैंक जनरली क्या करती है, लोन देती है, लोन देती है। तो लोन जब दे रही है, वो लोन जब भी दे रही है तो लोन देते वक्त तो प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करती है, लोन देते वक्त प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करती है, लोन देते वक्त प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट करती है। ठीक है, तो अब एक तो मेरी प्रोसेसिंग फीस लगी, एक तो मेरी प्रोसेसिंग फीस लगी। ठीक है, अब उस प्रोसेसिंग फीस के बाद मतलब मैंने लोन अब दे दिया, तो लोन देने के बाद अब इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, उस पर क्या मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और अगर मैंने वो इंटरेस्ट भी नहीं दिया, मतलब इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया, इंटरेस्ट भी ओवरड्यू हो गया, तो उस इंटरेस्ट ओवरड्यू पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ओवरड्यू पे भी इंटरेस्ट लगता है। साथ में मैं उस पर चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस जो लगती है, एक लो प्रोसेसिंग फीस मिलती है। ठीक है, लोन देते वक्त, लोन देने के बाद मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। इंटरेस्ट अगर ओवरड्यू हो गया तो मैं ओवरड्यू पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा, इंटरेस्ट अगर कहीं पे भी ओवरड्यू हो गया तो ओवरड्यू पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब क्योंकि वो मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा उस पर, चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा, चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा। ठीक है, चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पैसा नहीं दे रहा तो मैं उस पर चार्जेस और पेनल एक्शन लगाऊंगा। तो फिर ये क्या है, जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो अपन को देखनी है, कुल मिला के हाँ वही लोन देते हो। साथ में इंटरेस्ट रेट देखनी है कि जो भी सैंक्शन लेटर जो लोन एग्रीमेंट में थी वो उसी हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो रहा। साथ में अगर कोई भी ओवर ड्यू इंटरेस्ट है तो वो देखना है, ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो एक्सपोर्ट बिल होते कभी कभार जो ओवर ड्यू कर जाते तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट चेक करना है। साथ में बैंक के अगर कोई भी चार्जेस कमीशन है एलसीबीजी इशू करने के लिए वो चीज़ चेक करनी है। अगर अपन को उसने बैंकर ने अपन ने अगर बोरोवर को बोला था कि हर महीने तो मुझे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना और उसने नहीं दिया तो अपन उस पर कुछ पेनल इंटरेस्ट वगैरह लगाएंगे, पेनल इंटरेस्ट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो सर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस, सबसे पहले लोन देते हो प्रोसेसिंग फीस लगती है। ठीक है, लोन देने के बाद मुझे इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। अगर वो इंटरेस्ट इनकम भी ओवरड्यू हो गई, वो भी नहीं दे रहा, ओवरड्यू हो गई, मतलब उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट एक्सपोर्ट बिल हो गए तो वो भी ओवरड्यू हो गई, तो मैं ओवरड्यू वाले पे भी इंटरेस्ट तो लगाता हूँ, साथ में उस पर अब चार्जेस और पेनल एक्शन लगाता हूँ। तो जो भी चार्जेस थे एलसीबीजी के और पेनल एक्शन अगर उसने नॉन सबमिट करा स्टॉक स्टेटमेंट, चार्जेस और पेनल एक्शन, चार्जेस और पेनल एक्शन। ठीक है, तो सर अपने बैंक और के सारे लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, अब वापस मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करके ही जाना, केवल रट के ही नहीं जाना कि नहीं सर रट लिया उससे काम हो गया, ना भाई उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद तो करके ही जाना है पर समझ के ही जाना है। और इसमें अपन ने सारे लगभग जितने भी वो वाले टॉपिक थे जहाँ याद करने का स्कोप था वो अपन ने सारे लगभग याद कर लिए। ऐसे ही अपनी लगातार सीरीज चलती रहेगी, उसमें अपन सारे चैप्टर कवर करेंगे। बच्चों के नोट्स के रिगार्डिंग बहुत क्वेरी आती है, भाई मैं नोट प्रोवाइड करा दूंगा तो टेलीग्राम चैनल वगैरह पे या फिर PW ऐप वेब पे मैं तुमको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर जाए दूंगा। पर जो भी नोट्स दूंगा उसमें ये येलो वाली जो ट्रिक है ना वो ट्रिक लिखी हुई नहीं दूंगा भाई, वो तुमको हाथ से लिखनी पड़ेगी ये वीडियो देख देख के, क्योंकि तुम फिर उसके बाद कुछ लिखते नहीं हो और लिखे बिना याद नहीं होता। तो ये ट्रिक तुम हाथ से लिखोगे ना समझ समझ के याद कर करके तब तुमको ज़्यादा याद होगा, इसलिए बाकी नोट्स मिल जाएंगे बिना ट्रिक के। ठीक है, चलो सर बाकी तो टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं अपन अगली वाली कक्षा में।